सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एजुकेशन। वन शॉट वीडियो की सीरीज का ये वीडियो होने वाला है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और चूंकि हमने अर्थमेटिक का भी एक भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया है तो इसलिए पहले मैंने परसेंटेज को उठाया है। पहले परसेंटेज और हम रेशियो करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों टॉपिक का यूज़ पूरे अर्थमेटिक के चैप्टर्स में होता है, इसलिए सबसे पहले हम ये टॉपिक्स उठा रहे हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो से रिलेटेड एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हो। और ज़्यादा वीडियोस तो अभी मैं नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा टारगेट ये रहेगा कि हर वीकेंड में आपको मैं एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, एटलीस्ट इतना तो करवा दूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन को सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन है। देखो, जितना चीज़ें जो रेलेवेंट है ना, मैंने वही परसेंटेज यहाँ पे लिखी है। जो चीज़ें रेलेवेंट है वही मैं करवाऊंगा। अननेसेसरी चीज़ करवाने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट वो सब चीज़ें मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा आपको, अगर आप लोग नए हो तो। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो से परसेंटेज कैसे बनाओगे, परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाओगे। जैसे मैंने लिखा 50%, तो आपको पता है कि अगर मुझे परसेंटेज से रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये रेशियो में बदल जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/2। यानी जब परसेंटेज से मैं रेशियो में बदल रहा हूँ तो 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे रेशियो से परसेंटेज निकालना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। आप वैसे तो बोलोगे कि ऐसे तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको याद करनी है। मैंने वो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। निकालने को तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जरूरी है वो याद होना चाहिए। तो 1% कितना होता है आपका, सॉरी 1% नहीं, फ्रैक्शन 1 है। परसेंटेज में बदलोगे तो क्या लिख सकते हो इसको आप, 100%। ठीक है, अभी बात करते हैं 1/2। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 50%। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/2 बराबर 50% होता है, ये भी याद होना चाहिए, और 50% बराबर 1/2 होता है। दोनों तरीके से याद होना चाहिए। वैसे एक तरीके से याद होगा तो दूसरे तरीके से याद हो ही जाएगा। अब बात करते हैं 1/3। 1/3 आपको पता है कितना होता है, 33.5%, सॉरी 33.5 नहीं, 33.33%। 33.33% ये होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33/1/3%। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो और दोनों तरीके आपको आने चाहिए क्योंकि इसका यूज होता है। अभी बात करते हैं 1/4। तो 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 की बात करते हैं, 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 की बात करते हैं, 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16.66%, 16.66%, जिसको आप लिख सकते हो 0.66 को क्या लिख सकते हो, 2/3%। 16 से ही 2/3%। देखो, दोनों चीजें क्यों आपको याद होनी चाहिए। मान लो आपको डायरेक्ट याद नहीं है, ऐसे दे दिया एग्जाम में 16.66%। अब 66% 0.66 को 2/3 अगर आपको पता होगा कि ऐसे लिखते हैं तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 16×48 और 2 50/3% निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये क्या आ जाएगा, अपना रेशियो में आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जितना कुछ लिख रहा हूँ वो सब आपको पता होना चाहिए, ये समझ लो। 1/7, 1/7 कितना होता है, 14.28%, 14.28%, जिसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, 1/8, 1/8 कितना होता है आपका, 12.5%। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 12 सही 1/2%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं। अभी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 1/9। 1/9 और 1/11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 1/9 कितना होता है अपना, 11.11%, जिसको आप लिख सकते हो 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 तो आपको पता ही है कितना होता है, 10%। 1/9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/11 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 1/9 जब 9 के केस में क्या होता है, 11.11% आ जाता है, और 1/11 के केस में क्या होता है, 9.09%, जिसको मैं कह सकता हूँ 9 सही 1/11%। 1/12 आपको पता ही है, 1/12 कितना होता है, 8.33%, या जिसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/15 भी काफी बार यूज होता है, इसलिए 1/15 भी आपको पता होना चाहिए। 1/15 कितना हो जाएगा, 6.66%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%। ठीक है, 1/16। देखो, बाकी यहाँ पे मैंने 1/13 1/14 नहीं लिया क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होता है। जो चीजें यूज होती हैं सिर्फ वही मैंने लिया है। 1/6 कितना हो जाएगा आपका, 6.25%, या जिसको मैं कह सकता हूँ 6 सही 1/4%।
अभी 1/17, 18, 19 याद करने की जरूरत नहीं है। 1/20, 1/20 कितना होता है 5%। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी 1/11, 21, 22 ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 1/25 याद होना चाहिए। 1/25 कितना हो जाएगा 4%। और 1/40 कितना हो जाएगा 2.5%, 2.5%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 सही 1/2%। 3/8 काफी इंपॉर्टेंट है। 3/8 कितना होता है आपका 37.5%। 37.5% बराबर होता है 3/8। बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, याद होना चाहिए 3/8। 37 1/2%। 5/8 भी काफी ज्यादा यूज होता है। 5/8 कितना हो जाएगा आपका 62.5%। देखो मैं मान लेता हूँ कि आपको याद नहीं है, आपको क्या है याद नहीं है, तो आपको यहाँ पे वन जो ये 5/8 है इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 1/8 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो ना। और 1/8 मैंने बताया है, 1/8 कितना होता है 12.5%। यानी अगर कभी आपको याद नहीं हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने क्या लिखा, ये लिख दिया 1/8 12.5% और उसका 5 गुना। अब 12 पंजे 60 और 5 का 0.5 गुना यानी 2.5, तो 62.5 ऐसे भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट याद हो, ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। मैंने सिर्फ वही डाटा लिखा है जो डायरेक्ट याद होगा तो ज्यादा बेटर है। ऐसे 4/7 है, 4/7 डायरेक्ट याद नहीं तो आपको पता है 1/7 14.28% होता है, वैसे निकाल सकते हो। बाकी 4/7 14.28 का 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 का 56 और 28 का 116 यानी 57.16%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 57 सही 1/7%। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी बात करते हैं 2/3। 2/3 तो काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है, 2/3 तो बहुत ज्यादा यूज होता है 66.66%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 66 सही 2/3%। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 4/5 जो बहुत ज्यादा यूज होता है। 4/5 कितना होता है 80%। 3/4 बहुत ज्यादा यूज होता है। 3/4 कितना होता है आपका 3/4 हो जाएगा 75%। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 5/11। आपको पता है 1/11 तो पता है ना, 1/11 कितना होता है 9.09% होता है, उसका 5 गुना है ये, यानी ये हो जाएगा 45.45%, या जिसको लिख सकते हो 45 सही 5/11। क्योंकि 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11, इसका 5 गुना है ये। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप 1/11 इंटू 5 करके। सिमिलरली मुझे लग रहा है 7/11 और 10/11 तो आप निकाल ही लोगे। 7/11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 63.63%, या जिसको आप लिख सकते हो 63 सही 7/11%। कैसे निकाला 1/11 होता है 9.09%, या जिसको कह सकता हूँ 9 सही 1/11, इसका 7 गुना किया। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। सिमिलरली 10/11 कितना हो जाएगा फिर 9.09 का 10 गुना यानी 90.90%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या 90 सही 10/11%। ठीक है, ये कुछ अपने परसेंटेज हो गई फ्रैक्शंस वैल्यू। 4/9 भी आप निकाल सकते हो। 4/9 कितना हो जाएगा वही 1/9 11.11% होता है, इसका 4 गुना करना है यानी कितना हो जाएगा 44.44%, जिसको लिख सकते हो 44 सही 4/9%। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ना इनको आप दो चीजों से मिलकर बन रही है तो वैसे निकाल सकते हो कि 1/9 इंटू 4, तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। 1/9 आपको पता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जब 7/9 निकालोगे तो क्या है 11.11% का 7 गुना यानी 77.77% आ जाएगा ये, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 77 सही 7/9%। ठीक है, तो ये अपनी हो गई कुछ जो डायरेक्ट वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, हालांकि वही चीज हम यहाँ पे पहले भी देख रहे थे। मान लो इस तरीके से आ जाता है कि 23.33%। अब 23.33% आपको डायरेक्ट तो नहीं पता होगा ना, तो इनको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, चाहो तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो 20 + 3.33%, ऐसे ब्रेक कर सकते हो, या अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको पता है 0.33% मतलब 1/3 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23 सही 1/3% लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 23 × 69 और यानी ये आ जाएगा 70/3%। आपको पता है कि परसेंटेज से अगर मुझे फ्रैक्शन में इसको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा, किससे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा 7/30, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे अभी देखो 82.5 निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 100 में से 17.5 माइनस करना पड़ेगा, 17.5 का डायरेक्ट कोई तरीका है नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80% प्लस क्या लिख सकता हूँ 2.5%,
80% आपको पता है। अब 80% कितना होता है आपका, 80% होता है 4/5, बताया था मैंने, देखो इधर बताया था 80%, 4/5 बराबर 80% या 80% बराबर 4/5। फिर है 2.5%, बताया तो 2.5 भी था, कितना होता है 1/40, किधर बताया था 1/40 बराबर 2.5% या 2 सही 1/2%। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 40 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 से 8 टाइम, 8 चौके 32 और ये 40 से 40, तो ये कितना आ जाएगा 33/40, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक अलग तरीका हो गया, ये एक अलग तरीका हो गया। अब तीसरा और देखते हैं, मान लो इस तरीके से आ गया 83 1/3। आपको बताया कि अगर मैं 100 में से कितना माइनस करूं, तो 16 सही 2/3 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अपना ये आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 100% माइनस 16 सही 2/3%। 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे 1 माइनस 16 सही 2/3%, मैंने बताया था कि नहीं, आपको ये बताओ। 16 सही 2/3% आपको मैंने कहाँ बताया, दिखा देता हूँ, 1/6। 1/6 बराबर क्या होता है 16.66% या 16 सही 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 16 सही 2/3 को 1/6 लिख सकते हो। तो 1 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 5/6। तो आप ऐसा निकाल सकते हो। तो 3 तरीके मैंने यहाँ पे अलग अलग बताए कि आप ऐसे फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व करो, थोड़ा सिंपल फॉर्म में निकालो, 100 से डिवाइड कर लो। दूसरा ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो और 100 में से माइनस करके भी लिख सकते हो। जहाँ जो अप्लाई होता है वो आपको अप्लाई करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, जैसे मान लो आ गया 237.5%, तो 237 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 200% प्लस 37.5, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे पता है। 200% आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, और 37.5% मैंने आपको बताया था कितना होता है 3/8। यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि अभी आवश्यकता है, आपको याद नहीं होगा पर याद होना चाहिए। 3/8 किधर लिखा है मैंने, 3/8 बराबर 37.5%। बस मैंने वही चीजें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछता है, ज्यादा आलतू फालतू की चीजें नहीं लिखी। तो 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा, ये 19/8। ठीक है, अभी ऐसे आ गया 528.56%। इसको कैसे तोड़ोगे, 500% प्लस 28.56%। आपको पता है 500% की वैल्यू 5 हो जाएगी और 28.56 की क्या होगी। अब आप बोलोगे कि 28.56 तो नहीं बताया, लेकिन इसका आधा तो बताया है ना, 14.28%। 1/7 बराबर क्या होता है 14.28%। इसका डबल कर दो तो यानी ये आ जाएगा 2/7, तो 7×5 35 और 2 37/7। ठीक है, 1/7 तो बताया है ना 14.28%, दिखा देता हूँ, रुको किधर है। 1/7 बराबर क्या होता है 14.28, उसका डबल ही था वो। इसके बाद क्या है 3/5, ये तो मैंने बता ही दिया था 60% होता है, आपको पता होना चाहिए। और 4/5 कितना होता है 80%। ये दोनों तो पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये, तो यूज होते हैं। अब कुछ बेसिक रूल पढ़ते हैं हम। जैसे मैंने लिखा a+b% ऑफ x बराबर होगा, देखो a+b का x% निकाल लो, चाहे x का a+b% निकाल लो, एक ही बात है। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको बोलूं कि चाहो तो आप ऐसे निकाल दो 50% ऑफ 30 निकाल दो तो भी बराबर आएगा, यानी 50% का 30 निकाल दो या फिर 30% का 50 निकाल दो, यानी आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जहाँ होता है, मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने यहाँ गंदी सी वैल्यू लिख देता हूँ मैं 37% ऑफ समथिंग। तो अब 37% निकालना थोड़ा टफ होता है, तो हम 37% ना निकाल के क्या निकाल लेंगे 30% निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना आप। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि a+b% ऑफ x बराबर होता है x% ऑफ a+b। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3+4% ऑफ 30, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और 4 7% ऑफ 30। ऐसे नहीं लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको 30% ऑफ 7, एक ही बात है। 30% आपको पता है क्या होता है 3/10 होता है, 100 से डिवाइड करोगे इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 के 21/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई हार्ट ऑफ वैल्यू भी यहाँ पे आ सकती थी। बेसिकली यहाँ पे पर्पज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वही चीज नीचे लिखा है कि a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a, यानी मैं ऐसे लिख दूं कि 37% ऑफ 25 ये बराबर होगा 25 लिख दो पहले, 25% ऑफ 37। अब क्योंकि 25% निकालना तो इजी है ना 1/4, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है 7.44% ऑफ 3750। देखो इसमें मुझे समझ आ रहा है कि यार ये 37.5% बन सकता है,
क्या कह रहा हूँ मैं, 3750 37.5% बन सकता है, और 37.5% हमें पता है कितना होता है 3/8। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या मैं, ये 7.44 है, अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 744/100, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यानी कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, a% ऑफ b बराबर क्या होता है b%ऑफ a, वही वाली चीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे। चाहो तो इसको पहले लिख देता हूँ, चलो इसको मैंने लिख दिया 3750% ऑफ a, ये हो जाएगा बराबर 7.44, ये निकालना है मुझे बेसिकली। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ 7.44 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 744/100 लिख सकता हूँ कि नहीं, 744/100। ठीक है, अब इस परसेंटेज को रहने दो, और आपको पता है 100 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 37.5 बन जाएगा। तो अभी सवाल क्या बन गया है, 37.5%, 37.5% इंटू 744, ये बन गया है 37.5%। आपको पता है कितना होता है 3/8 इंटू क्या है ये 744, 8 से काटोगे तो 8 नाम 72, 2 बचेगा, 8 3 24, 93 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 90 का 3 गुना 270 और 3 का 3 गुना 9, और तो 270 और 9 कितना हो जाएगा ये 279। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते वाला है, इसको भी देखते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। 840% ऑफ 62.5, इसको लिख सकता हूँ वही a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 62.5% ऑफ 840। अब 62.5% आपको पता है कितना होता है 5/8, अभी तो बताया था मैंने, पीछे इधर सॉल्व भी करके दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, 62.5% कितना होता है 62.5। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, 1/8 आपको पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, निकाल सकते हो ना। 1/8 तो आपको पता ही होगा 12.5%, उसका 5 गुना। तो कहाँ थे हम, इधर 62.5% हो जाएगा 5/8 इंटू 840। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी इस ये कितना टाइम कट गया 105 टाइम, और 105 का 5 टाइम कितना हो जाएगा ये 525। तो आंसर क्या हो जाएगा 525। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, और कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, तो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे हमसे बोला गया है यदि a बराबर 80% बराबर है b का 55% और b बराबर a का x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें फाइंड करना है। इधर फाइंड कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, a का 80%, a का 80%, अभी परसेंटेज को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही रहने देना है आपको भी, बराबर b का 50%। देखो आप क्यों दिमाग लगाना है कि 80% 4/5 होता है, 50% 1/2 होता है, जब परसेंटेज से परसेंटेज कट ही रहा है तो इजीली सॉल्व कर लो। यानी यहाँ से मुझे a/b निकालना हो तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 5/8 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, जो b बराबर है, यहाँ पे b की वैल्यू ले लो, b क्या है 8 यूनिट, यूनिट ले सकते हो, इसके साथ कोई वेरिएबल मान सकते हो, डजेंट मैटर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो डायरेक्ट यूनिट ही ले सकते हो। यानी b की वैल्यू आप 8 ले सकते हो, a की वैल्यू 5 ले सकते हो, क्योंकि कुछ भी लोगे, मान लो 5 के और 8 के लिए तो वो कट जाएगा ना बराबर में। तो b यानी ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना है, b बराबर लिखा हुआ है ना a का x%, b, तो b बराबर क्या है 8 इज इक्वल टू a क्या है 5 का x% मतलब x/100, ये हमें सॉल्व करना है। 5 से ये 20 टाइम चले जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, तो x बराबर है 160, आपका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि कोई चीज़ 100 से मतलब कम से ज़्यादा हुई या ज़्यादा से कम हुई, तो कितना परसेंट चेंज हुआ वो हमें निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस फ्रॉम 100 to 70, देन रिड्यूस परसेंटेज कितना है या डिक्रीज परसेंट कितना है। देखो कोई चीज़ 100 थी, 100 से कितनी हो गई 70 हो गई। एक चीज़ आपको और पता है कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100 पर वैल्यू निकालना। 100 से 70 हो गई, रिड्यूस कितना हुआ है 30, हमें निकालना है रिड्यूस परसेंटेज कितना है। तो रिड्यूस परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस हुई वैल्यू, रिड्यूस कितना हुआ है 30, और किस पे निकालोगे, जो ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में निकालोगे ना, यानी ये 30 किस पे रिड्यूस हुआ है 100 पर। वैसे तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि 100 से ही रिड्यूस हुआ है, तो जितना वैल्यू रिड्यूस होगी उतना ही परसेंटेज हो जाएगा, लेकिन तरीका क्या है सिंपल निकालने का, जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई हो
अपॉन जिस पे रिड्यूस हुई, यानी टोटल वैल्यू वहाँ पे थी वो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो 30, 100 से 70 हुआ था तो 30 हुआ था, 100 पे ही हुआ था तो उतना ही परसेंटेज हो जाएगा, यानी 30% रिड्यूस हुआ है, तो नीचे की तरफ एरो लगा देता हूँ। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल है, कोई वैल्यू 100 से 130 हो गई। अब 100 से 130 हो गई तो आपको पता है 30 बढ़ा है इस टाइम, और चूंकि 100 पे बढ़ा है तो परसेंटेज भी 30 हो जाएगा। निकालने की जरूरत है क्या, कितना बढ़ा है 30, किस पर बढ़ा है 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 30%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 30%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे है कि यदि x है y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है, ये हमें निकालना है। देखो 25% आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 25% होता है कितना, 1/4। बस यहीं से चीजें हो जाएंगी। अपने पास क्या है, एक x है, एक अपने पास y है। क्या बोला है कि x है वो y से छोटा है 25%। छोटा कौन है, x छोटा है, किससे छोटा है, y से छोटा है। तो ये बड़ी वाली वैल्यू, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि x y से 25% छोटा है, यानी छोटा है 1 यूनिट। किससे छोटा है, 4 यूनिट से। बेसिकली आपको ना चीजें यहाँ पे परसेंटेज के मतलब फ्रैक्शन के थ्रू ही निकालनी है। यानी हमसे बोला है एक्स वाई से छोटा है तो y अपनी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू, यानी y की वैल्यू 4 हो जाएगी। और 1 क्या है, ये जो 1 है ये लेस वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि x y से छोटा है, तो कितना छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। y कितना है, 4, 4 से 1 यूनिट छोटा है, मतलब कितना हो जाएगा 3, यानी x रेशो y अपने पास 3:4 आ जाएगा। बेसिकली परसेंटेज या रेशो आप इन्हीं से अपना, बेसिकली परसेंटेज रेशो के थ्रू हमें निकालनी है। ठीक है, हालांकि 100 मान के भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे भी ये यूज होगा। तो हमसे पूछ रहा है y x से कितना परसेंट अधिक है, अभी पूछ रहा है y कितना ज्यादा है x से। जिससे पूछ रहा है ना उसके रेस्पेक्ट में देखो, x से पूछ रहा है कितना ज्यादा है, तो x से y कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। हमें निकालना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 1 यूनिट ज्यादा है। किससे ज्यादा पूछ रहा है कि x से कितना ज्यादा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वही लिखो, 1/3। अब मैंने आपको बताया था कि 1/3 आपका होता है 33.33% या 33 सही 1/3%। कैसे निकालोगे, पर फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बोला था कि x इज लेस देन y बाय 25%, तो 25% को मैंने पकड़ा, 25% को लिखा 1/4। अभी छोटा था x y से, तो बड़ी वैल्यू y है, ये हो जाएगा 4, इससे 1 छोटा है तो x हो जाएगा 3। अब पूछ रहा था कि x y से कितना ज्यादा है, तो x y से 1 यूनिट ज्यादा है। किससे ज्यादा है, x से, जिसके कंपैरिजन में पूछ रहा है वही नीचे जाएगा 3 से, तो 1/3 कितना हो जाएगा 33.33%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 30% ऑफ ए बराबर है 0.25 ऑफ बी बराबर है 1/5 ऑफ सी। सॉल्व करते हैं। देखो 30% को मैं लिख सकता हूँ 3/10, चूंकि मैं इसको परसेंटेज को यहाँ पे इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे कहीं भी परसेंटेज नहीं लिखा है, इसलिए मुझे क्या करना होगा कि ये परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। तो 3/10 ऑफ ए ऐसे लिख सकता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 0.25 ऑफ बी। 0.25 कैसे लिख दूं, क्या 1/4, 1/4 बराबर तो 0.25 होता है, तो 1/4 इंटू बी बराबर आगे लिखा है 1/5 ऑफ सी। 1/5 ऑफ सी हमसे पूछ रहा है एबीसी का रेशियो बता दो। ये तीनों चीजें बराबर में है, बराबर में मैं कुछ भी मान लूं कि के बराबर है, तो हमें बेसिकली चाहिए ए बी सी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ए से जो ये मल्टीप्लाई में है ये इधर के इंटू समथिंग आ जाएगा, के इंटू समथिंग आएगा, समथिंग क्या, ये जो 10/3 इधर मल्टीप्लाई 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10/3। अब यहाँ भी के ही आएगा, सब में के क्या आएगा, तो के तो कट ही जाएगा ना, तो के को लिखने की जरूरत भी नहीं है। चाहो तो इसको आप के बराबर मान लो, चाहो इसको आप 1 के बराबर मान लो, कुछ भी मान लो, डजेंट मैटर, के मान लो, ठीक है, चाहो 1 के बराबर मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बेसिकली ये बराबर ही है। तो ये क्या हो जाएगा 10/3 रेशो, बी के लिए इधर 4 मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 4/1, और सी का क्या है ये 5 मल्टीप्लाई में चले जाएगा। चूंकि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, चाहो तो इनको ऐसे भी रहने दो, लेकिन ये 3 है ना, इस 3 को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि सबके साथ करना पड़ेगा वो, यानी तीनों रेशियो को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 रेशियो, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15, यानी आंसर आ जाएगा 10, 12 एंड 15%। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो अब एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है,
ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, एक तो उनके जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है। कैसे? अगर ए गुणा बी कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी ए और बी के जो रेशियो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है ना। इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ कि एक चीज अगर बढ़ रही है, ये क्या है, इंक्रीज होने का साइन है। एक चीज अगर बढ़ेगी और दोनों का चूंकि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो दूसरे को घटना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। सेम चीज अगर कोई चीज घट रही है, पहली चीज घट रही है तो दूसरी चीज को बढ़ना पड़ेगा। इससे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। कॉन्सेप्ट इन सब चीजों में लगेंगे। कैसे? जैसे आपको पता है कि एक्सपेंडिचर या जो आपका खर्चा होता है वो कैसे निकालोगे, प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस कितना है और कंजम्पशन आपका कितना है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब इसमें किस टाइप का सवाल बनेगा, मान लो दो चीजें आपको दे दे कि बोलेगा कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, प्राइस को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है तो कंजम्पशन को कितना परसेंट घटाएं, यानी एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट रखोगे एक चीज को बढ़ाएगा, कुछ परसेंटेज दे देगा, दूसरे को कितना घटाएं, उस तरीके से सवाल बनता है। ऐसे ही आपका बनेगा वर्क। जो वर्क या कार्य है वो कैसे निकलता है, कितने मैन है या कितने पर्सन है इनटू कितना टाइम लगता है। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को बढ़ा देगा तो पूछेगा टाइम को कितना घटाएं। ऐसे ही इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स कैसे निकलता है, इनकम टैक्स होता है इनकम का 8%, इनकम का R%। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है तो एक मान लो लेंथ बढ़ा दी तो ब्रेथ घटाना पड़ेगा। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट, इस पे बेस्ड यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे भी। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज राइजेस बाय 20%। चीनी का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, तो चीनी की खपत या कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। सबसे पहले आपको बताया कि जो एक्सपेंडिचर या खर्चा है वो क्या होता है, प्राइस यानी कितना मूल्य है इनटू कितना कंजम्पशन कर रहे हो। अभी मैंने बताया भी है पीछे, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अभी देखो आपको पता है कि लास्ट में क्या बोल रहा है कि चीनी की प्राइस बढ़ा है 20%, तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम करे, सो दैट जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो। यानी एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यानी प्राइस कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। अब यहाँ पे सारी चीजें हम रेशियो से बनाएंगे। 20% 1/5 होता है, यानी ओरिजिनल प्राइस 5 है, उस पर 1 क्या है, इंक्रीज हुआ है। ऐसे पढ़ना है परसेंटेज को आपको। 20% को मैंने लिखा फ्रैक्शन में 1/5, जो बेस आ रहा है 5, ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, यानी शुगर का प्राइस 5 था और 1 क्या है, ये इंक्रीज वाला है, 1 इंक्रीज हुआ यानी 5 से 6 हुआ। चूंकि मैंने बोला कि इनके रेशियो क्या है, रिवर्स होते हैं, यानी प्राइस का रेशियो 5 से 6 हो गया। 5/6 लिख दो या ऐसे लिख दो, 5 से 6 लिख दो। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो कंजम्पशन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, यानी कंजम्पशन के लिए मुझे इसको 6 से 5 करना पड़ेगा। तो क्या है, रेशियो सेम हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 6 से 5 करूंगा तो आपको पता है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, यानी जस्ट रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। अब 6 से कोई चीज आप 5 कर रहे हो तो कितना घटा रहे हो, 1 यूनिट। कितना घटा रहे हो, 1 यूनिट। और किस पे घटा रहे हो, बेस वैल्यू क्या है, 6 पे घटा रहे हो ना, 1/6। और आपको पता है 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस 10% कम हो गया, तो पहले वाले मूल्य को बनाए रखने के लिए हमें से कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। यानी क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल का प्राइस 10% कम हो गया। अब डायरेक्ट ना आपको रेशियो लिखना आना चाहिए, 10% दिमाग में ही सोच लो कितना होता है। चलो अभी तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 10% कितना होता है, 1/10। प्राइस 10% क्या है, 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया यानी 10 में 1 कम कर दिया, यानी 10 से 9 हो गया। अब बोल रहा है कि प्राइस को सेम बनाना है, यानी पहले जितना ही करना है, पहले जितने करना है मतलब 9 से 10 करना है, 9 से 10 करना है मतलब 1 यूनिट बढ़ाना है। 1 यूनिट बढ़ाना है किस पर, अब बेस रेशियो क्या है हमारे पास, 9। 9 से 10 करना है ना, 9 पे बढ़ाना है। 1/9 और 1/9 होता है 11.11%, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अभी देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंट का मतलब क्या है कि कोई एक वैल्यू है, मान लो 100, इसी को मैंने बढ़ाया 20% बढ़ाया, सपोज 120 हो गई।
फिर मैं वापस इसी को बढ़ा रहा हूँ, मान लो 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया 132 हो गई। तो एक ही वैल्यू को आप बार बार बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 5-6 तरीके हैं, कुछ तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, काफी सारे तरीके डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। मान लो कोई वैल्यू 100 थी, मैंने इसको 10% बढ़ाया। आप पहले एकदम बेसिक तरीका हम देख रहे हैं, 100 से जब आप 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू, 110 हो जाएगी। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, वापस 10% को बढ़ा रहा हूँ। 110 का 10% आपको पता है कितना होता है, 11 होता है। 110 का मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये 10%, तो कितना हो जाएगा 11। तो 110 में 11 जोड़ूंगा तो अभी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 121। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज अगर मुझे देखना है तो कैसे देखूंगा, 100 वैल्यू थी, 100 से 121 हो गई, यानी 21 का चेंज हुआ है। चूंकि 100 पे ही हुआ है तो इसलिए यही परसेंटेज हो जाएगा, वरना तो कैसे लिखता है इसको मैं, 21 बड़ा है 100 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब चूंकि 100 पे ही हम परसेंटेज निकालते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि 21% बड़ा है। अब इसी को हम और डिफरेंट तरीके देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट 2 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे मान लो ये वैल्यू थी 100, ठीक है, अभी मैंने कितना बढ़ाया, इसको 10% बढ़ाया। 10% का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू 100 थी, अभी आप 10% बढ़ा रहे हो। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, आप समझोगे इसको, मानोगे ना। मैंने लिखा 75, तो ये अपने आप में 100% है। अब इसको मैं 30% बढ़ा रहा हूँ, इसको 30% बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या, अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसका 130% निकालना पड़ेगा। 100 तो ये 100% तो अपने आप में है ही, 30 मैंने बढ़ाया इसको, तो अभी कितना हो जाएगा 130%। यानी 130% को थोड़ा अगर हम इसको लिखना चाहूँ मैं तो कैसे लिखूंगा, 130/100 ऐसे तो लिखूंगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 1.3। तो ये जो 1.3 है अपना, यही क्या है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वही चीज निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 10% मैंने बढ़ाया, तो 100% से 10% बढ़ाया तो 110% हो जाएगा। 110% का मतलब क्या है 1.1, तो 100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वापस मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, दोबारा भी तो 10% बढ़ा रहा हूँ ना, यानी वापस ये जो इतनी वैल्यू आई है इतनी, इसका वापस मैं 10% बढ़ा रहा हूँ, यानी वो 110% हो जाएगा। 110% मतलब इसका भी 1.1 निकलेगा। तो 1.1 इंटू 1.1 ऐसे समझ लो 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और ये मल्टीप्लाई है 100 से, 100 से मल्टीप्लाई है तो इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा 121। ठीक है, अब इतनी बेसिक चीज तो आपको आती होगी कि पॉइंट को हटाओगे तो कैसे लिखोगे। इस पॉइंट को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 100 से वो पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तरीका देखते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। मेरी ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, मैंने क्या किया 10% बढ़ाया। पहले 10% मतलब होता है 1/10, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी 10 से 11 हुआ। फिर वापस 10% बढ़ाया तो दोबारा लिख दिया मैंने 10 से 11। तो फाइनल मैं कह सकता हूँ 10 गुणा 10 100 से कोई वैल्यू 11 गुणा 11 121 हो गई। ये इनिशियल वैल्यू है मेरी, ठीक है, और ये मेरी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। अब चूंकि सवाल में मैंने माना ही 100 था, यानी इस 100 की वैल्यू सवाल में 100 गिवन है, 100 ही मानी थी ना अपने। ये जो वैल्यू है ये क्या है, गिवन वैल्यू थी, 100 थी बेस वैल्यू, यानी 100 की वैल्यू 100 है, 1 टाइम है। तो 120 का 1 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज रेशियो से कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। 100 की जगह मान लो यहाँ पे 500 दे देता, सपोज यहाँ पे क्या दे देता आपका 500 दे देता, तो ये कितना हो जाता 5 टाइम होता, तो फिर 121 का कितना निकालना पड़ता 5 टाइम। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते थे। उम्मीद करो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और तरीका देख लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड तरीका। ठीक है, जैसे दो चीज है x% और y% बढ़ रही है, तो उनका सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के लिए तरीका क्या है, x + y + xy अपॉन 100, और ये हो जाएगा परसेंटेज में। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x + y + xy अपॉन 100, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। इसको जब आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, तो x कितना था 10, y भी कितना था 10। x क्या है, जितना परसेंट बढ़ा है, पहले 10% बढ़ा, बाद में भी 10 ही बढ़ा। मान लो यहाँ पे 10 है, इसमें 10 की जगह मैं 20 दे देता तो 10 x की वैल्यू हो जाती और y की वैल्यू 20 हो जाती। तो 10 + 10 + x × y, यानी 10 गुणा 10 अपॉन 100, कितना परसेंट हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21, तो कितना हो जाएगा 21%। अभी आप बोलोगे कि यार इतने तरीके जानने की जरूरत क्या है,
क्या बोलोगे आप कि इतने तरीके जानने की जरूरत क्या है? तुम्हें बोल रहा हूँ यार सही है, इतने तरीके जानने की जरूरत क्या है? तो जरूरत भैया इसलिए है कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा तरीका हमें लगाना है। जैसे मान लो अच्छी परसेंटेज दे दे, अच्छी परसेंट इन द सेंस जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू इजीली निकल जाए तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे। मान लो गंदी वैल्यू दे दे, गंदी वैल्यू इन द सेंस जिनके रेशियो हम इजीली नहीं निकाल सकते, तो कौन सा तरीका लगाओगे? कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्योंकि मान लो मैंने दे दिया 17%, अब 17% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? 100 से 117, तो कैलकुलेशन बहुत गंदी हो गई ना। तो उसको इजी तरीके, मान लो 2% दे दी, 17 और 13%, तो कौन सा तरीका लगाओगे? ऑप्शन 4, क्योंकि 17 प्लस 13 प्लस 17 गुणा 13/100 इजीली निकाल लोगे। रेशियो मेथड लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, बेसिक लगाओगे तो भी लंबा जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना आप। तो इसीलिए सारे तरीके जानने जरूरी है। जहां जैसी वैल्यू गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम तरीका अप्लाई करते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि x% और y% है, ये जब बढ़ने के केस में है यानी पॉजिटिव है। पर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार 10% बढ़ा सपोज, बाद में मान लो 5% कम हुआ, तो कुछ नहीं, x बराबर +10 हो जाएगा, y बराबर -5 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में जो प्लस की वैल्यू उसको प्लस लिखेंगे, जो माइनस की वैल्यू उसको माइनस लिखेंगे। यानी ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, सिंपल सा ऐसा यूज करना है। ठीक है, अभी मान लो 3 आ जाए वैल्यू आपकी, x% y% और z% इंक्रीज हो रहा है, तो 3 के लिए फॉर्मूला अपना ये है, इसको याद कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है? x + y + z, x + y + z, पहले तीनों का सम, जैसे यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 2 थे तो 2 का सम, फिर क्या आ रहा था? x × y आ रहा था, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे 3 है तो अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी पहले x y का, फिर y z का, फिर z x का बटे 100 प्लस फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन XYZ अपॉन 10,000। ठीक है, याद हो जाएगा इजीली। ये फॉर्मूला आपका CI वगैरह में भी काम आता है। अब देखते हैं कि अगर इस तरीके से चीज आ जाए कि मान लो कोई चीज 10% बढ़ रही है और 10% घट रही है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। यानी सेम परसेंटेज इंक्रीज हो, सेम परसेंटेज डिक्रीज हो, उस केस में ओवरऑल चेंज क्या आएगा? तो उस केस में हमेशा ओवरऑल चेंज क्या आता है? डिक्रीज आता है, लेस आता है। क्योंकि मान लो 10% कोई चीज बढ़ रही है, 10 ही घट रही है, तो ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल वो चीज घटेगी। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको पूरा प्रूफ। घटेगी कितना आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। मान लो कि कोई चीज x% इंक्रीज हुई, क्या हुई? x% इंक्रीज हुई, फिर x% डिक्रीज हुई, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा परसेंटेज में वो क्या होगा? x% था ना, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इतना परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा पहले कोई चीज 10% बढ़ी, पहले तो चलो मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। मान लो कोई चीज 100 थी आपकी, ठीक है, 100 मैंने मान लिया कि लेट 100 कोई वैल्यू थी, 10% बढ़ी है। इसका 10% बढ़ने का मतलब है कि 100 का 10%, 10 बढ़ा तो 110 हो जाएगा। फिर क्या हुआ? ये 10% कम हो गई, इसका 10% कितना आएगा? 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो 11 आएगा, यानी 110 में से फिर 11 माइनस करना पड़ रहा है, यानी 99 हो गया। वैल्यू कितनी थी इनिशियल में आपकी? 100 थी, अभी 99 हो गई, तो 100 से 99 हो गई तो 1 घटी है। चूंकि 100 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वही परसेंटेज हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या है? 1% क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। वही चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा था कि 10% बढ़ा है और 10% घटी है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज आता है वो लेस होगा। और लेस कितना होगा? जैसे 10% क्या है यहाँ पे? ये x था, यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100 है, और इतना परसेंटेज 100/100 1, यानी 1% ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो हमेशा याद रखना है कि x% बढ़ रहा है, एक बार x% घट रहा है तो ओवरऑल डिक्रीज होगा। डिक्रीज कितना होगा? x²/100%। ये x²/100 है, ठीक है, और बाहर परसेंटेज में लगा हुआ है। अब देखो इस पे एक बेस्ड एक सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी क्या है? पहले 20% बढ़ा दी, फिर 20% घटाती, ठीक है। क्योंकि काफी लोग ना, जो उनको मान लो बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो ऐसे समझ लेते हैं कि यार पहले मान लो 20% बढ़ाई सैलरी, फिर वापस 20% घटा दी। तो आप सोचोगे कि यार पहले मेरी सैलरी कुछ भी थी, जितनी बढ़ाई बाद में उतनी घटा दी, तो फिर उतनी सैलरी आ जाएगी। मतलब अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है तो जनरली यही दिमाग लगेगा ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अगर आप सोचते हो तो आपके साथ धोखा हो रहा है। 20% पहले बढ़ी, फिर 20% घटी, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। बाकी पीछे मैंने आपको 3 4 5 तरीके बताए हैं, कोई सा भी लगा सकते हो, पर सिंपली आप लगाओगे x²/100%, इतना परसेंट क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400/100, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ। यानी मैं कह सकता हूँ 4% आपकी
डिक्रीज हो गई, या माइनस लिख देता हूँ -4%, यानी जितनी बढ़ाई फिर उतनी परसेंट कम कर दी, तो ओवरऑल क्या होगा, आपकी सैलरी ओरिजिनल से भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर 10% घटाया, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी लगा दो, आपका जो मन करे। कौन सा मन कर रहा है, चलो एक दो तरीके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं रेशियो मेथड लगा देता हूँ। ठीक है, सारे तरीके मैंने बता दिए हैं, बाकी यहाँ मैं एक दो तरीके से ही आपको इसको बता दूंगा, सारे तो नहीं बताऊंगा इसमें। 20% बढ़ा, 20% आपको पता है कितना होता है, 1/5। फिर 10% घटा, 10% होता है 1/10। 20% बढ़ा, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो पहले बेस रेशियो 5 है, फिर बढ़ रहा है, मतलब ये +1 होगा, 5 से 6 हो गया। फिर यहाँ पे 10% है, 10% 1/10 होता है, यानी बेस रेशियो 10 है। अब चूंकि घट रहा है तो यहाँ पे माइनस लेना है, यानी 10 से 9 हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ, इसको थोड़ा काटा पीटी कर सकते हैं ऐसे। देखो रेशियो में ना ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं आप, 2 3 6 2 5 10। ठीक है, ऐसे आपस में नहीं, ऐसे क्रॉस में काट सकते हो। और फिर यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 5 25 और 9 3 27, यानी ओरिजिनल वैल्यू 25 थी, अभी 27 हो गई। तो कितना बढ़ी है, 2 यूनिट। 2 यूनिट किस पे बढ़ी है, बेस रेशियो क्या है 25 पे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी 8% क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो इसको और आप इजी कैसे निकाल सकते थे। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, x + y + xy/100। मैंने बोला था ये आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो आप प्लस लिखोगे, घट रही है तो माइनस लिखोगे। जैसे यहाँ पे 20% बढ़ा था तो +20 आ जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू हो गई। फिर 10% घट रहा है तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, यानी y बराबर यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर देखो प्लस x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है -10, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 20 - 10 10 आ जाएगा, और 10 - 2 कितना आ जाएगा, 8%, और 8% प्लस का आ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तभी भी यही आएगा। यानी कोई भी तरीका लगा दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बाकी और तरीके में भी मैंने बताए थे, तो कोई भी आप लगा सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 20%, तो नेट चेंज कितना होगा। रेशियो लगा दूं, रेशियो लगा देते हैं। अच्छी परसेंट आती है तो आपको रेशियो लगाना है। ठीक है, सबसे सिंपल दिमाग में ये रखो। अच्छी परसेंट मतलब जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू इजीली निकल जाए। 25% होता है आपका 1/4, और 20% होता है आपका 1/5। 25% 1/4 होता है, यानी बेस रेशियो 4 रहेगा। अभी क्या हो रहा है, घट रहा है तो 4 से 1 घट रहा है, तो 4 से 3 आ जाएगा। फिर 20% क्या होता है 1/5, यानी बेस रेशियो 5 रहेगा। अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो +1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 5 से 6 हो जाएगा। ओवरऑल चेंज देख लो, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4। मैंने बोला ना क्रॉस में काट सकते हो आप, तो ये आ जाएगा 2 5 10 और 3 3 9। यानी क्या हो रहा है कि 10 से कोई चीज 9 हो गई। 10 से अगर कोई चीज 9 हो गई तो क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है ना। एक कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, 10 पर। एक 10 पे कम हो रहा है, तो 1/10 आपको पता है 10% होता है, और चूंकि माइनस में था ना, यानी ये डिक्रीज है, तो माइनस क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ 10% आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहेगा। अभी हम एक नए टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी रटना नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको रटना नहीं है, बस समझना है, इजीली समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस के थ्रू अब मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बेटर आपको समझ भी आएगा। क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, चीनी का जो मूल्य है वो 10% घटा दिया, तो एक व्यक्ति को क्या होता है कि 1 किलो शुगर ज्यादा खरीद पाता है ₹270 में। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था शुगर का। पहले देखो बेसिक चीज देखो कि कोई चीज पहले वो 270 रुपए में कुछ सामान खरीद के ला रहा था। ठीक है, अभी क्या हुआ कि चीनी का जो प्राइस है वो 10% कम हो गया, यानी सामान तो अभी भी वो 270 का ही खरीद रहा है, लेकिन प्राइस क्या हुआ कि 10% कम हो गया। अब सिंपल सी बात आप समझो कि पहले 270 रुपए का वो मान लो 5 किलो सामान खरीद के ला रहा था, अब प्राइस कम हो गया 10%। अगर प्राइस कम हुआ है तो अब उसी रुपए में वो ज्यादा चीनी खरीद के लाएगा, यानी 5 किलो खरीद के ला रहा था पहले, तो अभी 5 से ज्यादा लाएगा। वो उसी पे बेस्ड ही सवाल है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि पहले 10% की कमी हुई तो 270 रुपए में 1 किलो ज्यादा खरीद के ला रहा था। ठीक है, तो देखो प्राइस जो आपका क्या रहेगा, पहले जो प्राइस क्या रहेगा,
प्राइस जो भी रहेगा आपका, मान लो कि चीनी का प्राइस कुछ भी था, इनटू कितनी आप चीनी खरीद के ला रहे थे, इनटू उसकी क्वांटिटी। ठीक है, ये टोटल आपका एक्सपेंडिचर समझ लो या एक्सपेंस समझ लो कि टोटल आप इतने रुपए का, मान लो 20 रुपए किलो था, यहाँ पे 20 रुपए किलो का सामान ला रहे थे और 5 किलो ला रहे थे। अभी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये जो एक्सपेंस है पहले जैसे 270 का था, ये तो अभी भी 270 का आएगा। यानी कॉन्सेप्ट आपको वही लगना है, क्या लगना है कि ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट, वही वाला कॉन्सेप्ट लगना है। बस क्या समझना है, समझना यह है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी चीनी का जो प्राइस है वो 10% कम हो रहा है। 10% आपको पता है कितना होता है, 1/10, यानी प्राइस क्या हुआ है, 10 से 9 हो गया। ये क्या है, प्राइस में चेंज है। तो अगर प्राइस 10 से 9 हुआ है तो सेम पैसों में अब मैं ज्यादा चीजें खरीद के लाऊंगा, यानी क्वांटिटी मेरे को अभी निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा, रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी पहले 10 से 9 था, तो अभी क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। यानी पहले 9 यूनिट में खरीद पा रहा था सेम पैसों में, अभी मैं 10 यूनिट खरीद पा रहा हूँ, यानी 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा हूँ, 1 यूनिट में ज्यादा खरीद पा रहा हूँ। जबकि सवाल में बोल रहा है कि मैं कितना ज्यादा खरीद पा रहा हूँ, 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा हूँ, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 kg है। यानी पहले कितना था, पहले 9 यूनिट था, पहले 9 यूनिट था, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 kg है, तो 9 यूनिट की वैल्यू पहले मैं 9 kg खरीद पा रहा था, अभी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट की वैल्यू पहले 10 kg है, तो आ गया ना। पहले 9 किलो खरीद पा रहा था, अभी 10 किलो खरीद पा रहा हूँ, यानी 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहा हूँ। हमसे पूछ रहा है कि जो इनिशियल मूल्य है पर केजी का वो कितना था, तो पहले 9 किलो खरीद पा रहा था और टोटल प्राइस कितना था, 270 रुपीज। तो 9 किलो का मूल्य कितना था, 270 रुपए था, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुना। या इधर लिख देता हूं, पहले जो 9 kg था उसका जो प्राइस था वो कितना था, 270 रुपीज था, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, पहले 9 × 27 यानी 30 रुपए पर केजी। अगर मुझे बाद का निकालना हो तो बाद का कैसे आएगा, 10 किलो 270 रुपए का मैं खरीद पा रहा हूँ, तो 1 किलो 27 रुपए का, यानी अब कम का खरीद पाऊंगा ना, क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो हमसे पूछ रहा है पहले वाला मूल्य कितना था, तो पहले या आरंभिक मूल्य कितना था, 30 रुपए पर केजी था। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत इत्मीनान से मैंने आपको ये समझाया है। एक और सवाल देखते हैं, जैसे बोल रहा है कि एप्पल की प्राइस में 10% की कमी आ गई, जिससे एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है। तो वही ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी प्राइस में क्या हुआ है, 10% की कमी हो गई, यानी 10 से 9 हो गया प्राइस, सिंपली लिखो। तो क्वांटिटी क्या है, उल्टी हो जाएगी, यानी 9 से 10 हो जाएगी, 1 यूनिट बढ़ी, जबकि सवाल में बोल रहा है 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा। ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी देखो आप, रुपए पे फोकस मत करो। 10 सेब एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 एप्पल है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 एप्पल है। तो पहले 9 यूनिट था, यानी पहले 90 एप्पल वो खरीद पा रहा था। अगर मुझे करंट निकालना हो तो 10 यूनिट की, यानी अभी वो 100 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि 90 पहले खरीद पा रहा था, अभी 100 हो गया, 10 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने रुपए में, 54 रुपए में। हमसे पूछ क्या रहा है, तो कमी के बाद पर दर्जन का जो मूल्य है वो कितना होगा, यानी अभी 100 एप्पल खरीद पा रहा है, कितने रुपए के, 54 रुपए के। बाद वाला पूछा है ना, तो बाद वाला ही निकालेंगे हम। पर दर्जन का पूछा है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 एप्पल, यानी मुझे 12 एप्पल का प्राइस चाहिए। 12 एप्पल कह लो या 1 डजन कह लो, ठीक है। तो 100 एप्पल का अगर 54 है तो एक एप्पल का कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 0.54, लेकिन मुझे तो 12 का चाहिए ना, तो 12 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व कर लो, 12 चौके 48, 4 असेल और 12 पंजे 60 और 4 64। 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 6.48 रुपीज। ठीक है, कहाँ पे है, 6.48, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये एक और नया टाइप है, देखेंगे कि नया टाइप क्या है। मैंने अभी ऐसा ही किया है, बाद में ना क्या है कि क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चन से क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे, तो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस लिए, वही उसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 50%, 15%, सिलेंडर की हाइट 15% बढ़ गई और बेस की जो रेडियस है वो 10% घट गई, तो बेलन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा। देखो, बेलन या सिलेंडर की बात कर रहा है, बस आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिलेंडर की बात कर रहा है और सिलेंडर में बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। आपके 2 एरिया होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH इतना होता है, यानी जो एरिया डिपेंड करता है, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, 2π तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जो एरिया डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करेगा रेडियस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन पे।
ठीक है, ये आपको समझना है कि इस पर आपका एरिया डिपेंड करेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया डिपेंड करेगा रेडियस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन पे। तो यानी हमें क्या करना है कि दो चीजों में सक्सेसिव लगाना है सिंपली। तो बोल रहा है कि हाइट को 15% बढ़ाया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 15% कितना होता है। तो मैंने बताया था 15% कितना होता है 3/20, और 10% तो पता ही है, 10% कितना होता है 1/10। तो पहले 15% बढ़ाया, इंक्रीज हुआ है, तो पहले रेशियो क्या था 20, 3 बढ़ा है, इस पे इंक्रीज हुआ है तो प्लस, यानी 20 से 23 हो गया। अभी क्या हुआ है 10% डिक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज और देखनी है, यहाँ पे तो चलो स्क्वायर नहीं था, आर और एच ही था, अगर मान लो स्क्वायर है तो फिर उसको 2 बार बढ़ाना पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, हाइट और रेडियस को क्या है 10% डिक्रीज किया है, 10% यानी बेस रेशियो 10 डिक्रीज हुआ है तो -1 आ जाएगा, यानी 10 में से 1 कम, तो 10 से 9। इसको सॉल्व करना है आपको, कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्रॉस में कुछ कट रहा है। तो सिंपली हो जाएगा ये 200 और ये हो जाएगा 23 × 9, 9 × 27, 2 असील और 9 दूनी 18 और 2 20 यानी 207। अभी पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, 200 से 207 हो गया, और आपको पता है परसेंटेज 100 पर निकलता है। तो एक काम मैं करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 100 रेशो। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 200 को 2 से डिवाइड करता तो 100 आ जाता, प्लस 7 और बचा, यानी 7 को 2 से और डिवाइड करना, यानी 3.5 और आएगा। ये मैंने क्या किया 207 को लिख दिया 200 + 7, तो 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आ जाएगा, फिर 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5, यानी कोई चीज 100 से 100 + 3.5 हो गई, यानी इंक्रीज कितना हुआ है तो 3.5% इंक्रीज हुआ है, प्लस 3.5% इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 20 अपना ये इसमें आंसर क्या आ जाएगा 3.5%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, मान लो अगर क्यूब की साइड ए है तो ए का क्यूब। अभी बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया साइड को, चूंकि यहाँ पे क्यूब है तो 3 बार लगेगा, यानी बेसिकली क्या है कि 10% बढ़ा पहले, फिर दोबारा 10% बढ़ा, यानी 10% में 3 टाइम हमें बढ़ाना है, 3 टाइम सक्सेसिव लगाना है। और एक चीज और गांठ बांध लो, 10% आपको ऐसी वैल्यू है डायरेक्ट रटी होनी चाहिए। सीआई में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 10% तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है। आप क्वेश्चन देख रहे हो हर किसी में ना, आप देख रहे हो यहाँ पे 10% आ रहा है, हर किसी में 10% आ रहा है। 10% एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है और बहुत इजी भी है, तो आपको डायरेक्ट इस पे सारे पते होने चाहिए कि 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो कितना आएगा, 3 बार लगाओगे तो कितना आएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% में, मैं इधर लिख देता हूं, अगर 2 टाइम आप सक्सेसिव लगाओगे, ठीक है, तो कितना आता है रिजल्ट 21% आता है। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला। ऐसे ही 10% में अगर 3 टाइम लगाओगे तो कितना होना चाहिए 33.1%। ठीक है, निकालने में कुछ नहीं है, 10% क्या है 10 से 11, 10 से 11 3 बार बढ़ेगा, ये 10 से 11, 10 से 11, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1000 से 11 का क्यूब 1331। क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलता है, 100 पे निकलता है तो 10 से भाग दे देंगे तो ये 100 ही आ जाएगा, इधर भी 10 से भाग देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 100 से निकल के आ जाएगा, 10 से भाग लगेगा 133.1, यानी 100 से कितना बड़ा है 33.1%। लेकिन डायरेक्ट याद होना चाहिए, ऐसे 4 टाइम भी याद होना चाहिए, बाकी सीआई में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, आपको पता है सर्कल का एरिया होता है πr²। चूंकि पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है एरिया। बोल रहा है 5% बढ़ा है, यानी 5% में 2 बार सक्सेसिव लगाना है। तो ऐसे लिख दो चाहो तो a + b + ab/100। बताया था ना 2 बार सक्सेसिव कैसे लगाओगे, x मान लो या y, xy मान लो या ab मान लो, x + y + xy/100। ठीक है, अब चूंकि आप बोलोगे कि यार 5% तो अच्छी वैल्यू थी, तो परसेंटेज से भी निकाल सकते थे, लेकिन 2 में लगाना है तो ऐसे सिंपली जी निकाल सकते हो। 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, तो 10 और 25/100 कितना आ जाएगा 0.25, तो आंसर कितना हो जाएगा 10.25%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन लिए हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। मैंने सवाल पढ़े हुए तो आप कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि बोल रहा है कि स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क टू पास। कि कोई परीक्षा है जिसमें पास होने के लिए
33% अंक प्राप्त करने हैं, उसको 25% मिले टोटल मार्क्स का और फेल्ड हो गया 40 मार्क्स से, तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स बताने। देखो टोटल हमें बोल रहा है कि पास होने के लिए 33% चाहिए, ये तो टोटल मार्क्स चाहिए। अभी मिले कितने हैं, 25% मिले, 25% मिले और 40 से फेल हो गया वो, मतलब पास होने के लिए 25% तो चाहिए था, 40 से फेल हुआ है, तो 40 और ऐड कर दो इसमें, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे ना सिंपली। क्या बोल रहा है सवाल में कि 33% चाहिए पासिंग मार्क्स, 25% मिले लेकिन 40 से फेल हो गया, तो 25% में अगर मैं 40 मार्क्स और ऐड करूंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 25 को इधर ले जाऊंगा तो 8% की वैल्यू अपने पास 40 आ जाएगी। हमसे पूछा है नंबर ऑफ टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स कितने होते हैं 100%, 100 की वैल्यू निकालनी है। 8 से ये 5 टाइम कट जाएगा तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, यानी 500 मार्क्स। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बेसिकली टाइप है कि एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। बोले कि एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक कैंडिडेट को क्या हुआ कि 220 मार्क्स मिले और फेल हो गया 20 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 40%। ये क्या है, पासिंग मार्क्स है, ना कि टोटल मार्क्स। पहले वाले सवाल में भी पासिंग मार्क्स था, ये भी पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स 40% है। एक कैंडिडेट है जिसको 220 नंबर मिले हैं और वो 20 से फेल हो गया, यानी मिले कितने 220 लेकिन फेल हो गया, तो यानी इसको 20 और मिल जाते तो ये इसको पासिंग मार्क्स आ जाते, यानी 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। तो 40 से ये 6 टाइम कट जाएगा। पूछ रहा है कि टोटल मैक्सिमम कितने अंक थे, यानी 100% कितने थे वो हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 600, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं इसमें, पर इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है। अभी देखेंगे एक नया टाइप, वेन डायग्राम बेस्ड। कैसे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सब समझ आएगा आपको। बोल रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र है जो हिंदी में पास हुए हैं, 45% छात्र हैं जो संस्कृत में पास हुए हैं, और उनमें से 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो दोनों विषयों में हमें फेल होने वाला पूछ रहा है। देखो ये डाटा किसका है, पहला जो 60% है ये भी पास होने वालों का है, 60% पास थे, फिर 45% भी पास थे, और बोथ का भी पास का दे रखा है। तो सब कुछ पास का दे रखा है, तो पास का डायग्राम बना लेते हैं, फिर 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल वाला निकल जाएगा। ठीक है, या फिर फेल वाला भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है अपने पास हिंदी। ठीक है, ये हिंदी है और हिंदी में इसको मिलते हैं 60%। दूसरा सब्जेक्ट क्या है अपने पास संस्कृत, ऐसे लिख देता हूं, इसमें इसको मिलते हैं 45% मार्क्स, और 25% दोनों में मिलते हैं, यानी इन दोनों का कॉमन कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, यानी ये है 25%। आपको बताइए कि ये पूरा वेन डायग्राम था 60% था, जिसमें से 25 अगर इतना हो गया तो ये बचा कितना होगा, फिर 35% होगा कि नहीं। ये पूरा वेन डायग्राम आपका 45% था संस्कृत का यहाँ पे, जिसमें से ये 25 आ गया तो ये कितना आएगा 20%। हमसे पूछ रहा है क्या ये व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो फेल्ड दोनों सब्जेक्ट में हुए वो कितने हैं। तो टोटल पास का अगर मैं यहाँ पे देखूं कि टोटल पास कितने हुए, तो टोटल पास हो गए ये 60%, तो ये हो गया पूरा अपना, ठीक है हिंदी वाला, और 20% ये वाला, और यानी टोटल 80% पास है। तो फिर फेल्ड कितने होंगे, फेल्ड वाले कितने हो जाएंगे 100 में से अगर आप पास वाला निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, फेल्ड वाला आ जाएगा, यानी टोटल 20% स्टूडेंट हैं जो क्या हुए हैं फेल्ड हुए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं। बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन में 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स। 70% क्या है पास्ड है, किसमें पास्ड है इंग्लिश में, 80% पास्ड है किसमें मैथमेटिक्स में, और 10% फेल्ड है, फील्ड में किसमें है बोथ सब्जेक्ट में, 10% fail in both subject. If 144 candidates passed in both, then the total number of candidate was, so total candidate कितने थे। देखो पहले दो डाटा तो अपन को पास के दे रखे हैं, लेकिन बाद में जो कॉमन डाटा है 10% दोनों सब्जेक्ट में वो फेल्ड वाला है, तो क्यों ना हम फेल्ड वाला डायग्राम बना ले, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट है वो फेल्ड का दिया है, तो हम फेल्ड का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे पहली सब्जेक्ट क्या थी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में कितना 70% अगर पास्ड थे तो फील्ड में कह सकता हूं कितने होंगे फिर 30%। ठीक है, दूसरी सब्जेक्ट क्या है अपने पास, दूसरी सब्जेक्ट है अपने पास मैथ।
ठीक है, ये क्या है मैथ। इसमें कितने पास्ड है, पास थे इसमें 80%। अगर 80% पास्ड होंगे तो मैं तो डाटा फेल्ड का निकाल रहा हूँ, तो फेल्ड कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी 20%। बोल रहा है कि 10% ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों में फेल्ड थे, यानी दोनों का जो कॉमन पार्ट है दिस इज 10%। अगर ये 10 है, आपको पता है ये पूरा सर्कल 30 था, ये 10 है, अगर मुझे इतना पार्ट निकालना होता तो ये 20 है। ये पूरा सर्कल कितना था 20 था, इतना पार्ट 10 था, तो ये भी 10 हो जाएगा। अब क्या बोला है इसमें, यदि 144 स्टूडेंट दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे। देखो टोटल अगर मैं यहाँ पे फेल्ड निकालूं तो कितने हो जाएंगे, 20 और 10 30 और 10 40, 40% अपने पास फेल्ड है। तो पास्ड वाले कितने होंगे, फिर पास्ड वाले होंगे आपके पास 60%। 60% कैसे, 100 में से मैंने फेल्ड वाले निकाल दिए तो फिर पास वाले आ जाएंगे, यानी 60% पास्ड है। सवाल में पास्ड का ही डाटा गिवन है, कितना है 144, यानी 60% की वैल्यू 144 स्टूडेंट है। तो पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है, यानी 100% हमें चाहिए, तो 100% यहाँ से निकालना है। तो कितना आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हमें सॉल्व करना है बस। ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, या मैं कह सकता हूँ 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। ये कितना हो जाएगा, 3 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 3 चौके 12, फिर बचेंगे 2, 3 8 24, यानी 48 का 5 गुना, 50 का 5 गुना 250 होता, लेकिन 2 कम है और 5 टाइम यानी 10 कम हो जाएगा। 250 से 10 कम यानी 240, 240 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या किया है मैंने यहाँ पे, 48 से 5 गुणा करना था तो 50 से 5 गुणा कर दिया तो 250 होता, चूंकि 50 से गुणा किया है ना, यानी 2 ज्यादा से गुणा कर दिया 5 टाइम, तो 2 गुणा 5 यानी 10 कम आ जाएगा 250 से, तो 240। ठीक है, जब भी देखो हमें यहाँ पे डाटा किसका था, पहले दो तो पास्ट के दे रखे थे लेकिन बाद में फेल्ड का दे रखा था, तो कॉमन पार्ट जिसका दे रखा है उसी पे बेस्ड हमने डायग्राम बना लिया। जैसे यहाँ पे था हमारे पास पास्ट का था, तो ये वेन डायग्राम हमने किसका बनाया, पास्ट का बनाया यहाँ पे। ठीक है, फिर टोटल में से माइनस कर दिया तो फेल्ड का निकाल लिया। इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अब हम मेथड ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे। बेसिकली डेविएशन क्या है, कुछ एक अलग तरीका कुछ नहीं है, बस एक मेथड है। मतलब और भी तरीके हैं जिनसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डेविएशन मेथड है, उसके थ्रू भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये काफी ज्यादा यूज करता हूं मैं परसेंटेज में, और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, बोल रहा है कि कॉलेज में क्या है, बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज है और गर्ल है। आगे क्या बोला है, जिनका जो रेशियो है वो 3:2 है। ओके, यदि 20% बॉयज तथा 25% जो गर्ल है वो क्या है, एडल्ट है, तो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडल्ट नहीं है। देखो 3:2 बॉयज का कर ले। अब सवाल में लास्ट लाइन देखो, हमसे पूछ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट का हमें नंबर निकालना है, परसेंटेज निकालना है जो नॉट एडल्ट है, एडल्ट नहीं है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे ना, नॉट एडल्ट वाले पे। एडल्ट वाला क्यों निकालेंगे डाटा हम। तो यहाँ पे बोला था पहले 3:2 में बॉयज और गर्ल है। ठीक है, बोला कि 20% ऐसे स्टूडेंट हैं, बॉयज है जो एडल्ट थे। अगर 20% एडल्ट हैं तो मैं कह सकता हूँ 80% ऐसे होंगे जो एडल्ट नहीं है। ठीक है ना, रेशियो। अभी बोल रहा है 25% गर्ल एडल्ट हैं, तो 75% ऐसी गर्ल होंगी जो एडल्ट नहीं है। अब डेविएशन मेथड इसी चीज को सॉल्व करने का तरीका है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 80% है और बॉयज का रेशियो 3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 80 गुणा 3 प्लस फिर 75% है, गर्ल का रेशियो 2 है, तो 75 गुणा 2 डिवाइड बाय टोटल बॉयज और गर्ल यानी 3:2, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 240 प्लस 75 का डबल 150, तो ये हो जाएगा 390, 390 अपॉन 5। तो कितना आएगा ये, अगर ये 400 होता तो 80% हो जाता, लेकिन 10/5 2 कम आएगा, यानी ये 78% आएगा। ठीक है, या इसी को हम डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। डेविएशन मतलब क्या है कि डिफरेंस कितने का है, कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है। आप अपनी मर्जी से मान लो कि यहाँ पे 2% थे ना, 80% और 75%, मैंने मान लिया कि 75% ही है। अब डेविएशन मतलब दूसरी वैल्यू पे फोकस करना है, कम वाली वैल्यू को मान लिया करो, जैसे 75 मैंने मान लिया। अब दूसरी वैल्यू देखो कि 75 से कितना कम या ज्यादा है, तो 75 और यहाँ पे 80 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5% ज्यादा है। ठीक है, परसेंट लिख दो चाहो तो, इनटू इस 80 देख रहे हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में फिर रेशियो पर फोकस करना है, 3 पर। 80 के रेस्पेक्ट में 3 है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय
ये जो भी रेशियो में थे 3:2 से डिवाइड कर दोगे यानी 5 से 5 कट जाएगा तो 75 और 3 कितना आ जाएगा, ये 78%। ठीक है, तो डेविएशन से आप इजीली निकाल सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं आपको 75 80 में से मिनिमम कोई मानना है, आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। 80 मान लो, 70 मान लो। 70 मानोगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों से डेविएशन देखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके रेस्पेक्ट में रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड हो जाएगा इन दोनों रेशियो के सम से। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। एक सवाल से तो क्लियर नहीं होता है नया कॉन्सेप्ट, बाकी सब पढ़ा होगा आपने, क्योंकि मेनली वन शॉट वीडियो कौन लोग देख रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कवर किया हुआ है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 4:1। बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है एक स्कूल में वो 4:1 के अनुपात में है। बोल रहा है कि 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो हमें परसेंटेज निकालना है उन स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो जो डाटा चाहिए उसी पे फोकस करेंगे। अगर 75% स्कॉलरशिप लेते हैं बॉयज, तो ऐसे कितने हैं जो नहीं लेते हैं, वो कितने होंगे, 25% रेशियो। 70% ऐसी गर्ल है जो स्कॉलरशिप लेती हैं, तो 30% ऐसी होंगी जो नहीं लेती हैं। तो अब हमें निकालना है ओवरऑल परसेंट। तो मैंने छोटा वाला मान लिया कि 25 मान लिया। अब डेविएशन देखेंगे, 25 से कितना ज्यादा है, 30 है, 5 ज्यादा है, 5% ज्यादा है, और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड करेंगे नीचे दोनों के सम से, 4 और 1 5 से, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, तो 25 और 1 कितना आ जाएगा 26%। तो जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। ये 78% था आपका। अब ये बोल रहा है कि राम क्या करता है, 40% स्पेंड करता है अपनी सैलरी का फूड पर, 20% ऑफ ऑन हाउस रेंट। देखो यहाँ पे ये वर्ड नहीं बोला है, रिमेनिंग वाला वर्ड नहीं बोला है। ठीक है, तो 40% यहाँ पे खर्च कर दिया। अगर ऐसे बोलता ना कि रिमेनिंग का 20% खर्च करता है तो टफ बनता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैं बाद में करूंगा, पहले मैंने इजी वाला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 20% हाउस रेंट पर, 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेंस पे, और ये टोटल फिर सेविंग है 1500 रुपये। तो टोटल खर्च देखो इसका कितना हो गया। टोटल खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो 40% यहाँ पे हो गया, 20% यहाँ पे हो गया 60, 10% यहाँ पे हो गया 70, 10% यहाँ पे हो गया 80% तो खर्च कर दिया। तो सेविंग इसकी कितने रही, सेविंग रही ओनली 20%। सवाल में बोल रहा है कि 20% सेव करता है, वो कितना है 1500 रुपये है। तो पूछ रहा है कि उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी होगी 100%, यानी इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7500 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हम इससे पहले, अभी जो इससे एक अप लेवल सवाल बनता है उसको हम देखेंगे। और मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, ऐसे सवालों को करने से पहले ना पूरा पढ़ लिया करो तो ज्यादा इजी रहेगा। कभी कभी क्या आप सवाल बनाना स्टार्ट कर देते हो और फिर निकालना कुछ और ही होता है, तो वो प्रोसेस फिर उसी हिसाब से हम लगाएंगे। सवाल पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक पर्सन क्या करता है, अपनी इनकम का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का रिमेनिंग का निकाल रहा है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। रिमेनिंग का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, और फिर जो रिमेनिंग बचा उसका 10% एक ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। उसके पास अभी इतने रुपए शेष है, शेष रिमेनिंग इतना बचा है, तो उसकी इनकम कितनी थी। देखो हम 100 यूनिट मान लेते हैं कि टोटल 100 यूनिट था। अभी क्या हुआ, 100 यूनिट में से 20% तो उसने खर्च कर दिया अपने बड़े बेटे को, तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, खर्च कर दिया तो कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा, 80% बचा, 80% बचा ना। अब 80 में से क्या हुआ, उसने 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया। हम तो सिर्फ क्योंकि लास्ट में हमें रिमेनिंग पैसा ही दिया है, तो हम रिमेनिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग पे हम फोकस करेंगे। 80 के बाद क्या हुआ कि 30% छोटे बेटे को दे दिया, तो इसका 70% बचेगा। 80 का 30% तो दे दिया, तो 70% बचेगा, यानी 56 बचा। अब 56 में से क्या हुआ है, 10% इसने डोनेट कर दिया एक ट्रस्ट को, तो बचेगा कितना, इसका 90% बचेगा, यानी 56 का 90% बचा, यानी 9/10 यूनिट बचा है ये रिमेनिंग पैसा। ठीक है, जबकि सवाल में क्या बोल रहा है कि इसके पास जो रिमेनिंग पैसा है वो है 10080। तो हमें निकालना है टोटल वैल्यू कितनी थी, यानी 100 की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, 9 से काट ले इसको, 8 और 1 9 से कट जाएगा ना, सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, 9 एकम 9। ठीक है, फिर 1 बचेगा तो 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 9 दूनी 18, यानी 1120, और 56 दूनी 112 होता है, यानी 20 टाइम कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, ये 0 इधर मल्टीप्लाई में चलेगा तो 200 आ जाएगा। 100 की चाहिए तो 2 0 और चिपका दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा
20,000 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 20,000 इसकी इनकम हो जाएगी। तो हमसे क्योंकि लास्ट में रिमेनिंग पैसा दिया था तो सिर्फ रिमेनिंग पे ही काम करना है, जो चीज़ें पूछी उसी पे आपको फोकस करना है। अब देखते हैं, ये अपना एक नया टाइप है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया कि भुवनेश क्या करता है, 75% स्पेंड करता है अपनी इनकम का और सेव करता है रेस्ट ऑफ मनी। अगर उसका इनकम है जो 20% इंक्रीज हो जाता है और एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है 10% इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी जो सेविंग है उसमें क्या चेंज आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस यही फॉर्मूला काम आएगा। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहले क्या बोल रहा है कि वो 75% खर्च कर रहा है अपनी इनकम का। मैं मान लेता हूँ कि इनकम 100 थी। ठीक है, चाहो तो ऐसे मान सकते हो। फिर 75% आपको पता है कितना होता है, 75% इज 3/4। 3/4 होता है, यानी 4 इसकी इनकम है और उसमें खर्च कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो सेव कितना करेगा, 1 यूनिट। अब कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ना चाहो तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बिना उसके भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि रेशियो में आप किसी से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना दोनों साइड, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। आगे क्या बोल रहा है, इसकी इनकम है इंक्रीज हो गई बाय 20%। देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपसे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ डाटा पूछे ना तो टोटल नहीं निकालना है, सिर्फ जो चेंज आएगा। कौन सा डाटा निकालना है हमें, सिर्फ जो चेंज आएगा ना वो चाहिए, पूरा नहीं निकालना है। जैसे बोल रहा है कि इसका इनकम 20% बढ़ गया, 4 था, 4 का 20% कितना होगा, 20% होता है 1/5, यानी 4/5 आ जाएगा। 4/5 मतलब क्या होता है, 4/5 80% होता है, तो मैं कह सकता हूँ 0.8 हो जाएगा। अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ 400 मान लो या 300 मान लो या 100 मान लो, इसका 20% बढ़ा दो, वो भी एक तरीका है। वैसे आप कर सकते हो, मैं अब नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल टू इनकम 20% बढ़ा है और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है। एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 3 था, 3 का 10% कितना हो जाएगा, 3 का 10% हो जाएगा 0.3, यानी 0.3 इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग कितनी हो जाएगी, 0.8 है, ये 0.3 है, तो ये 0.5 हो जाएगा कि नहीं। हमने क्या निकाला है, सिर्फ जो इंक्रीज डाटा निकाला है, यानी हमें निकालना है परसेंटेज चेंज कितना हुआ सेविंग में। पूरा डाटा मैं चाहूँ तो निकाल सकता था, जैसे ये 4.8 हो जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है ना, आपको निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। तो जो चेंज कितना हुआ है, 0.5 का हुआ है। अब चेंज हुआ है सेविंग में 0.5 का, किसके रेस्पेक्ट में, जो पहले सेविंग थी उसके रेस्पेक्ट में, यानी 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा 1 और परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 50%, यानी इसकी जो इनकम में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक तरीका था। दूसरा, इसको ना आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा यहाँ पे, चलो बता देता हूँ। तो आपको पता है इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो जो एलिगेशन लगेगा ना वो इन दोनों में लगेगा, इनकम और सेविंग में। बीच में आ जाएगा अपना क्या, इनकम आ जाएगा यहाँ पे, इनकम और सेविंग में। यानी यहाँ पे एक जगह लिखोगे आप एक्सपेंडिचर, एक जगह लिखोगे सेविंग, और यहाँ पे हो जाएगा इनकम, इसमें ऐसे एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, और ये जो भी रेशो होगा वो, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे सवाल में बोला था कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है, और इन जो अपने पास इनकम 20% बढ़ा है और खर्च 10% बढ़ा है। एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10%, यानी एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, सेविंग का नहीं पता है, एक्स मान लेता हूँ। इनकम बढ़ा है 20%, यही है। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है मैंने, एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, सेविंग लिखा है। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमें पता ही था, क्या था, ये था 4 = 3+1, यानी 3:1। तो ये हो जाएगा 3:1। अब आपको पता है कि ये 20% है, इधर 10 है, यानी ये जो भी x की वैल्यू आएगी 20 से बड़ी आएगी। तो कैसे निकालेंगे ये हो जाएगा x - 20, बड़ी में से छोटी घटाते हैं ना, x - 20, और इधर हो जाएगा 20 - का 10, तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा अपना, ये था 3 और ये है 1। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 या 30 ही आएगा, और 20 को इधर भेज दूंगा तो x बराबर 50% आ जाएगा। और x क्या थी, सेविंग थी अपनी, यानी आंसर अभी भी कितना आएगा, 50% ही आएगा। तो इसको आप बाई एलिगेशन भी कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसे भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो 100, 300 और 100 मान लो, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें है नहीं समझाने वाला, आपको समझ आ गया होगा। कुछ वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 8% ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक इलेक्शन में टोटल 2 कैंडिडेट हैं, विनर कैंडिडेट को 48% मिलते हैं टोटल वोट्स का,
यहाँ पे बेसिकली ना लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। ये बोल रहा है टोटल वोट्स का, और वो 1100 वोटों से डिफीट कर देता है अपने कंटेस्टेंट को। तो पूछ रहा है कि टोटल जो वोटर्स थे वो कितने थे। 100 मान के कर लेते हैं हम कि टोटल में मान लेता हूँ कि 100 वोटर्स थे। अभी क्या हुआ, 100 में से 8% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो सिर्फ जिन्होंने वोट डाला उस पर फोकस करते हैं ना, यानी 92% ने डाला, 100 का 92% यानी 92 ने वोट डाला। इसमें से क्या हुआ कि एक को मिले हैं 48%। देखो इस 92 में से क्या हुआ है, दो जगह ये वोट बटे हैं, एक को मिले हैं 48% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट दिस इज 100 टोटल वोट थे, ना कि 92, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का ही। अगर ये बोलता ना कि वैलिड वोट का 92% मिला है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 92 का 48%। यहाँ पे बोला है 48% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट मतलब 100 का 48%, यानी इसको 48 यूनिट मिला है। अब आप निकाल सकते हो कि अगर इसको 48 मिला है तो फिर इसको कितना मिलेगा, 92 में से 48 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 50 होगा तो 42, 44 हो जाएगा। बोल रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को इसने 1100 वोटों से हरा दिया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 48 और 44, 4 यूनिट। सवाल में ये जो 4 यूनिट है इसी की वैल्यू 1100 वोट दे रखी है। हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, टोटल कितने थे 100 यूनिट, यानी इसको 25 से गुणा, इसको भी 25 से गुणा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 0। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 25 से कम, एक सेकेंड, 0 0, 25 से कम 25 और 2 कैरी, 25 से कम 25 और 2 27, यानी आंसर क्या आ जाएगा अपना 27,500, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या माना, टोटल वोट 100 माने, अभी 8% इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए उनको तो हमें मतलब ही नहीं है, उनको निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ वैलिड वोट पे फोकस करेंगे। इसमें से एक को मिले 48% ऑफ द टोटल वोट्स, दैट इज 100 का 48%। टोटल 92 में वोट थे, 48 एक को मिल गए तो दूसरे को 44 मिले हैं, और जो ज्यादा मिले हैं उसने कम वाले को 1100 वोटों से हरा दिया, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 1100 हो गई। ठीक है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है चुनाव में 2 कंटेस्टेंट हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें से 2% इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं जो वैलिड वोट का 75%। देखो इसको भी 100 मान के आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया। इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, अगर आपको 100 नहीं मानना है तो मैं मान लेता हूं कि x टोटल वोट थे। x क्या माना है मैंने यहाँ पे, x इज टोटल वोट। टोटल वोट मैंने मान लिया x टोटल वोट थे। बोला है कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले। हमें सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है ना जिन्होंने वोट डाले, नहीं डाले उनसे तो मतलब ही नहीं है। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, यानी 3/4 ने वोट डाले। 2% वोट हैं इनवैलिड हो गए। अगर इनवैलिड हो गए 2% तो वैलिड कितने होंगे, 98% ना, यानी 98/100 ऐसे लिख सकते हो। चाहो तो 2 से काट लो, 2 से ये कट जाएगा 49 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम, तो 49/50 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2% वोट इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले हैं, और ये जो 9261 वोट है ये वैलिड वोट का 75% है। एक्स टोटल वोट थे, 75% ने वोट डाले, उसमें से 2% इनवैलिड हो गए, यानी अभी तक यहाँ तक ये जो डाटा हमने निकाला है ये क्या है, ये इतना डाटा वैलिड वोट तो है। जितने ने डाला उसमें से इनवैलिड को आपने हटा दिया तो वैलिड वोट है। सवाल में बोल रहा है वैलिड वोट का 75% है 9261, यानी इसका 75% मतलब 3/4। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 9261। हमें पूछ रहा है कुल कितने वोट डले, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस काटा पीटी करनी है, बाकी कुछ है नहीं। काट लेते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास 49 और ये क्या है 3 3 9, एक सेकंड थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ साइज। ये क्या है 3 और 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। और इधर कितना है, यहाँ से तो कुछ कटेगा नहीं, ये 50 चौके 200 और 800, 800 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी ये है 9261 इंटू 50 चौके 200 और 200 चौके 800, ये 800 चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में है 49 इंटू 3 और 3 9, ये है। देखो ये है 9261 और ये कितना है, आपको पता है कि 9261 क्या होता है 21 का क्यूब हो जाएगा, है ना। हाँ, इस 9261 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी 7 से ये मैंने इसको काटा 7 7 49, 7 3 21, वापस इसको 7 से काट रहा हूँ तो 7 3 21, और ये कट जाएगा 3 3 9, 3 7 21, और इस 3 से एक 3 को भी काट देंगे तो ये आएगा 7 3 21 और 21 गुणा 8 168, यानी x की वैल्यू आ गई 16,800।
ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हो सकता है और इसी तरीके से भी हो जाती, पर आंसर आ जाएगा अपना 16,800। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक तो हमने 100 मान के कर लिया था, एक वैसे मैंने बता दिया कैसे भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट थे, ठीक है, एक को कितने मिले, 38% वोट प्राप्त हुए और वो हार गया 7200 वोटों से। अगर एक को 38 मिले हैं तो आपको पता है दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 62। इसको मिले 62। अब चूंकि हारेगा ही ना, पहले वाले को तो कम मिले, कम कितना यूनिट मिले, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वही तो सवाल, उतने ही वोटों से तो ये हारेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 38 है, 48, 58 यानी 24 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू सवाल में 7200 गिवन है, यानी 24 या 72, एक यूनिट की वैल्यू 300 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है टोटल वोट कितना, यानी 100 की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब एक नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है, वही अपना सक्सेसिव ही लगेगा इनमें, क्वेश्चन पढ़ने से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उनको अलग अलग टाइप में ऐसे डाल दिया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही समझ आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 64,000 क्या है निवासी है, यदि जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, वो 1/2% है ईयरली, तो 3 साल के बाद में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये मैं निकालना। मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा। मेथड वन मैं मान लेता हूं कि क्या बोल रहा है कि इनिशियल में 64,000 कैंडिडेट हैं, यानी 64,000 कैंडिडेट हैं। अभी क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन है 2.5% बढ़ रही है एवरी ईयर। 2.5% मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/40 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला परसेंटेज में जो रेशियो है, जितना मैंने लिखे हैं वो आपको याद होना चाहिए। यानी बढ़ रही है, इंक्रीज हुई है, यानी 40 पे 1 बढ़ रही है। तो मैं अगर डायरेक्ट निकालू कितनी बढ़ेगी, तो 41/40। ये 1 साल में बढ़ी, ये 3 साल के एंड में पूछ रहा है, तो पहले साल में इतनी बढ़ी, दूसरे साल में वापस इतनी बढ़ेगी, तीसरे साल में वापस इतनी बढ़ेगी। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से अपनी डायरेक्ट पॉपुलेशन आ जाएगी। एक और तरीका बताऊंगा रेशियो मेथड, पहले इससे कर लेते हैं। तो कितना आएगा, देखो ये 0 0 0 0 0 0, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये सब कुछ कट पिट गया, यानी आंसर आ रहा है 41 का क्यूब। 41 का क्यूब से मीन्स लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ही होना है ऑप्शन। अब निकाल लो 41 का क्यूब कितना आएगा, 68,911 है, और ये क्या है अपने पास, इसको निकालोगे तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 41 गुणा 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे कर लो, 40 + 1 का होल स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा, 1600 + 1 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 40 ना, यानी 80, तो 1681 आएगा। ये 1681 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1681 इंटू 4 से और करना है, 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी 1 और फिर 8 और 4 2, यानी 1 और 2 आएगा लास्ट में, यानी लास्ट में 21 वाला ऑप्शन हो जाएगा। 21 वाला कौन सा है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 का क्यूब 68,921, यानी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका बता देता हूँ, चलो, बाकी और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पे। दूसरा ना, परसेंटेज से सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हो। सक्सेसिव में कुछ नहीं, कैलकुलेशन वही सेम आएगी। 2.5% मैंने बताया 1/40 होता है, यानी पहले साल में 40 से 41 हो गया, फिर दूसरे साल में भी 40 से 41 हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग आ जाता, 2.5% की जगह मान लो 5% आ जाता, तो आप ऐसे लिखते 20 से 21, पर चूंकि यहाँ पे सेम ही परसेंट हो रहा है, तो ये 3 बार आ जाएगा अपना डाटा। 3 बार आने का मतलब क्या है, वही हो जाएगा 40 के क्यूब से 41 का क्यूब, यानी पहले वैल्यू इनिशियल में थी 40 का क्यूब, फाइनल वैल्यू हो गई है, तो सेम ही कैलकुलेशन आ जाएगी। 40 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64 और 1 0 का क्यूब 3 0, यानी 64। ये है 64,000 की वैल्यू, सवाल में भी 64,000 ही थी, 64,000 थी ना इनिशियल पॉपुलेशन, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो 41 का क्यूब निकालना है। यहाँ भी वही सेम कैलकुलेशन आ जाएगी, ये वाली 68,921। तरीके सेम ही है दोनों, कैसे भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एक और सवाल देख लेते हैं, चलो। यहाँ पे क्या है, बोला गया कि गांव की जो पॉपुलेशन है हर ईयर 25% के रेट से बढ़ रही है, 3 साल के अंत में पॉपुलेशन हमें दे रखी है। पिछले वाले सवाल में इनिशियल पॉपुलेशन गिवन थी, फाइनल पूछी थी, इस वाले सवाल में फाइनल वैल्यू अपन को गिवन है और पूछी कौन सी, इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तरीका तो वही है, रेशियो से निकाल लो चाहो तो, अगर अच्छी परसेंट है तो रेशियो से निकाल लो। 25% गिवन है, आपको पता है 25% इज व्हाट, 25% इज 1/4,
3 बार बढ़ा है, यानी पहले 4 से 5 होगा, फिर वापस 4 से 5 होगा, फिर वापस 4 से 5 होगा, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, 4 के 3 बार आएगा ना, तो 4 के क्यूब से 5 का क्यूब, यानी 64 से हो जाएगा 125। फाइनल वैल्यू गिवन है, बाद वाली वैल्यू यानी 125 की वैल्यू गिवन है 10,000। सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, 125 का 8 गुना 1000 होता है, यानी ये कितना टाइम हो जाएगा, इसका 8 गुना 1000 यानी 8 आ जाएगा, और फिर एक 0 और बचेगा, यानी 80 टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको 80 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो ये हो जाएगा 0 और 8 चौके 32, 3 असील, 8 6 की 48 और 3 51, यानी 5120 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब और एक नया टाइप का देखते हैं। नया टाइप क्या है, यहाँ पे ये मिक्सचर से रिलेटेड है बेसिकली, वैसे तो मिक्सचर एलिगेशन वगैरह उसमें हम बात करेंगे ये सब, पर यहाँ पे देख लो क्या क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि एक एलॉय है जिसमें 12% क्या है, कॉपर है, अलॉय है, मिश्र धातु है जिसमें 12% तांबा है, 69 केजी तांबा पाने के लिए किस मिश्र धातु की जरूरत होगी। अब आप बोलोगे कि यार सिर्फ एक ही चीज गिवन है, 12% कॉपर है और पूछ रहा है कि 69 केजी के लिए कितना एलॉय की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे इसको। वो आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन आधा अधूरा है, आधा अधूरा नहीं है, ये बनेगा परसेंटेज से। कैसे, यहाँ पे हमें बोला गया 12% क्या है, अलॉय है, 12% क्या है, कॉपर है। 12% कितना होता है, 4% होता है 1/25, तो 12% कितना हो जाएगा, 4% का 3 गुना यानी 3/25। इसका मतलब क्या है, ये नीचे 25 तो टोटल आ जाएगा, टोटल मीन्स ये अलॉय हो जाएगी टोटल, और ये 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपना कॉपर, तो आ गया ना। यानी अगर रेशियो मुझे निकालना हो तो कॉपर से अलॉय का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 3:25। ठीक है, सवाल में बोला है कि 69 केजी हमें अलॉय चाहिए तो कितना, सॉरी 69 केजी कॉपर चाहिए तो कितना अलॉय चाहिए होगा, यानी 3 यूनिट कॉपर है अपने पास। सवाल में बोला है मुझे ये 69 केजी चाहिए तो कितना हो जाएगा, इसका 23 टाइम, 23 3 69 होता है, तो टोटल अलॉय पूछ रहा है कितना चाहिए, तो इसका भी 23 टाइम कर दो, 23 पंजे 115, लास्ट में 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कितना आ जाएगा, 575 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कोई टाइप नहीं है, वैसे एक अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसको डाल दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि एक फ्रेश फ्रूट है जो कंटेन करता है 68% वाटर, और एक ड्राई फ्रूट है जो कंटेन करता है 20% वाटर। पूछ रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन किया जा सकता है 100 केजी फ्रेश फ्रूट। एक फल है जिसमें 68% पानी है, यानी 68% को मैं लिखूंगा तो 68/100 यानी 4 से और कट जाएगा 17/25। और एक में क्या है 20, जो सूखा फल है, ठीक है, उसमें क्या है 20%, ये तो था फ्रेश फ्रूट में। और ड्राई फ्रूट में क्या है 20% पानी है, यानी 20% को अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे आप नारियल मान लो कि आपके पास 2 नारियल है, ठीक है, जो नारियल है वो किससे बनेगा, आपको पता है नारियल जो है आपका, एक तो बनेगा किससे, वाटर, उसमें वाटर होगा प्लस उसका जो छिलका आएगा पल्प होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइप के मैंने सेम नारियल लिए तो दोनों में पल्प तो सेम ही होगा, जो गूदा है या जो छिलका है वो तो सेम ही होगा ना दोनों में, बस पानी तो कम ज्यादा रहेगा, यानी गूदा सेम होगा, पल्प है वो क्या होगा, सेम होगा दोनों में। समझ रहे हो कि नहीं, कोई भी आप फ्रूट ले लो उसमें जो पल्प है छिलका है वो तो सेम रहेगा, 2 सेम टाइप के में बात हो रही है, यानी वाटर ही तो कम ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे वाटरमेलन ले लो, कुछ भी ले लो, यानी यहाँ पे मैं वाटर और पल्प का रेशियो अगर निकालूं तो मैं कह सकता हूँ कि 25 यूनिट टोटल था, ठीक है, जिसमें से आपके पास कितना आ गया, ये 17 यूनिट है और ये 25 यूनिट है, यानी जो वाटर है वो कितना आ जाएगा 17 यूनिट। वाटर कितना आ गया, ये जो परसेंटेज था ये वाटर का ही तो था ना, यानी वाटर हो जाएगा 17 और बेस रेशियो है 25 मतलब ये टोटल है, ये हो जाएगा अपने पास 17 और 25 टोटल है, यानी ये 25 क्या आएगा, पल्प प्लस वाटर, पल्प प्लस वाटर। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू है ये वाटर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी अगर मैं पल्प निकालना चाहूँ तो इस केस में 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पल्प इस केस में मैं अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल कितना है आपके पास 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, ठीक है, 20% था ना, इसमें पानी ज्यादा था और वो कम था, यानी जो पल्प है वो आपके पास आ जाएगा 1 यूनिट, सॉरी वाटर 1 यूनिट आ जाएगा, और पल्प कितना आएगा 5 - 1 4,
देखो एक बार थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया था। ये जो परसेंटेज था ये किसका था, ये वाटर का था, यानी 68% मैंने निकाला तो 17/25 आया, यानी वाटर है 17 यूनिट और 25 क्या है, पल्प प्लस वाटर। सिमिलरली दूसरे में पानी 20% था, यानी पानी कम है, पल्प ज्यादा होगा। 20% यानी 1/5। ऊपर वाली वैल्यू किसकी थी, वाटर की थी। तो पहले केस में तो वाटर हो गया 17, टोटल 25 था तो पल्प 8 हो जाएगा। दूसरे केस में पानी कम था और पल्प ज्यादा है, क्योंकि 20% ही पानी है ना, यानी 80% पल्प होगा। तो पानी हो गया 1 यूनिट और पल्प कितना हो जाएगा, ये फिर ये वाटर प्लस पल्प है ना, तो 5 - 1 4 यूनिट, ये हो गया। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ कि पल्प तो दोनों ही केस में सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बना दो, यानी ये 4 और 8 सेम होने चाहिए। तो 4 और 8 को सेम कैसे बनाओगे आप, इसको करोगे मल्टीप्लाई बाई 2, पूरी इक्वेशन को करोगे कि नहीं। अगर पूरी इक्वेशन को करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा, ऊपर तो 17/8 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/8 हो जाएगा ना। यानी अब मैं कह सकता हूँ ये टोटल हो गया अपने पास 17 और 8 25 यूनिट, और ये टोटल हो गया 2 और 8 10 यूनिट। पहला केस था फ्रेश फ्रूट का, या हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि 100 किलो केजी अगर ताजा फल है, फल की बात हो रही है, यानी पल्प और वाटर, यानी 25 यूनिट। इस 25 यूनिट की वैल्यू 100 किलोग्राम है, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो होगी। तो बोल रहा है कि कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, सूखे फल की बात कर रहा है, यानी वही वाटर प्लस पल्प, यानी 10 यूनिट की। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 केजी, 40 केजी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 200 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें 15% पानी है तथा शेष क्या है, दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध हम और मिलाएं ताकि मिश्रण में 87.5% मिल्क हो जाए। देखो सबसे पहले क्या था, 200 लीटर का मिक्सचर है और 15% पानी है, यानी वाटर और मिल्क की अगर मैं बात करूं, 15% को ही लिख लो। 15% कितना होता है आपका, 3/20 होता है कि नहीं, यानी 15% पानी है, यानी 3 यूनिट पानी है, वाटर 3 यूनिट है और 20 क्या है, ये टोटल है, टोटल 20 है, 3 यूनिट वाटर है, यानी ये 17 यूनिट होगा, होगा कि नहीं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लो कि 15% पानी है तो फिर 85% मिल्क होगा। रेशो निकालोगे तो 5 से 17 टाइम, 5 से 3 टाइम, वही चीज मैंने वहां पे लिखी है। तो ये आ गया अपने पास 3 17। देखो टोटल 200 यूनिट था, यानी 30, 3 और 17 20 यूनिट था, 20 यूनिट की वैल्यू 200 लीटर थी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ ये 30 लीटर है अपने पास और ये 170 लीटर है कि नहीं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध हम मिलाएं ताकि नए मिश्रण में 87.5% मिल्क हो जाए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं दूध मिलाने की, मिल्क मिलाने की, वाटर को हम नहीं छेड़ रहे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं जो दूसरा मिक्सचर बनेगा जो भी, उसमें वाटर है, इस केस में क्या है, अपना वाटर है, उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ मिल्क मिला रहे हैं। यानी वाटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वाटर कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ भी 30 लीटर ये रहेगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि 87.5% मिल्क हो जाए, यानी ये मिल्क 87.5% करना चाह रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो वाटर है वो 12.5% होगा, होगा कि नहीं, यही कहना चाह रहा है। अब 12.5% की वैल्यू क्या है, 30 लीटर है। चाहो तो आप परसेंटेज से नहीं कर सकते, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कैसे, देखो 87.5% कितना होता है, दोनों तरीके से कर सकते हो। चाहो तो 12.5% की वैल्यू 30 है, तो 87.5 की निकाल लो, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल में से 170 लीटर माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो फ्रैक्शन से कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं आपको फ्रैक्शन से ही बता देता हूँ इसको, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना दोनों तरीके से। देखो ये बोल रहा है कि 87.5%, आपको पता है 87.5% कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, बताया था मैंने 7/8, 87% कितना हो जाएगा, 7/8। टोटल 8 यूनिट है जिसमें से मिल्क 7 यूनिट हो जाएगा। नीचे टोटल वैल्यू आती है, यानी ये 7 यूनिट है और टोटल 8 है। ये कितना है अपने पास, 7 यूनिट है, यानी मिल्क 7 यूनिट है और टोटल 8 है, यानी ये 1 यूनिट होगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है, कितना गुना है, 30 गुना है, 30 टाइम है। तो मैं कह सकता हूँ 7 यूनिट का अगर मैं 30 टाइम करूंगा तो 7 या 21, यानी 210 लीटर होगा ये, 210 लीटर। चूंकि ये टोटल है, हमसे पूछ रहा है कितना है, ऐड करें इसमें 170 लीटर से ये कितना बना दिया हमने, 210 लीटर बना दिया, यानी कितना ऐड हो रहा है, 40 लीटर। 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। 2 तरीके से मैंने बता दिया, परसेंटेज से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। साइड में अगर थोड़ा आवाज वगैरह आ रहा है तो उसको इग्नोर करना, बारिश वगैरह हो रही है काफी तेज इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोलेगा कि 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण है जो मिक्सचर है वो 45% का हो जाए। बच्चे को पता है कि एलिगेशन लगेगा, एक 30% का क्या है मिक्सचर है और एक 50% का मिक्सचर है। बोल रहा है कि किस रेशियो में मिलाएं जिससे कि 45% का एक 45% का एक एल्कोहल का मिश्रण बन जाए। तो रेशियो निकाल लो, 45 माइनस का 30 कितना आ जाएगा 15 और 50 माइनस 45 5, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 1:3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है अपना, वैसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बेस्ड। मैंने दो तरीके बताए थे कि परसेंटेज से भी निकाल सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लेकर, और एलिगेशन से भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। यहाँ पे बोला है कि राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो गिवन है। आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो रेशियो गिवन है 5:3, यानी इनकम का निकालना होता 8। तो मेथड 1 तो ये हो जाएगा कि परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, मेथड 2 मैंने बताया था कि एलिगेशन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाई एलिगेशन भी कर सकते हो। बोल रहा है कि एलिगेशन किस में लगेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग में। ठीक है, बीच में इनकम आ जाएगी। बोल रहा है कि उसकी इनकम 12% बढ़ गई, तो इनकम तो बीच में आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12%। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, खर्च 15% बढ़ गया, यानी इधर एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ, इधर मैं सेविंग ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 15% ना, ये 15% और ये x%। ठीक है, और यहाँ पे जो रेशियो हमें पता है ये कितना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:3, ये कितना आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12, यार इधर हो जाएगा 3, और इधर देखो ये 15 में से 12 माइनस हुआ है और आपको पता है, तो ये 12 में से x माइनस होगा, यानी 12 माइनस x। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा 12 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। 3 से 3 चले जाएगा, यानी x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 इधर चले जाएगा, 12 माइनस 5 7, यानी x आ जाएगा 7%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पहले मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक स्टूडेंट क्या करता है, मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मान लो कोई एक नंबर 1 यूनिट था, 1 ही मान लो, कुछ भी मान लो 1 था, इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, 5/3 से करना था, ये ओरिजिनल है। ठीक है, और ये बाय मिस्टेक। ओरिजिनल उसको करना क्या था, ओरिजिनल 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके उसने 3/5 से कर दिया। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज एरर कितना आया, ये हमें देखना है। तो रेशियो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5 इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में 25:9, यानी ओरिजिनल 25 लिखना था लेकिन 9 लिख दिया, तो एरर हुआ है। एरर कितने यूनिट का हुआ है, 16 यूनिट कम लिखा है, 16 यूनिट कम लिखा है, और किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल क्या था 25 के रेस्पेक्ट में। तो 16 का मल्टीपल आंसर होगा, यानी 64। 25 चौके 100 और 16 चौके 64, तो ये कितना आ जाएगा 64%। ठीक है, 64%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, एक दो और कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%, एक खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल बाय 25%। बजट को मेंटेन करने के लिए सुषमा क्या करती है, अपने कंजम्पशन को कम करती है, तो उसको टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या फर्क आएगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्चा है, वो क्या होता है, प्राइस होगी इनटू कंजम्पशन। ठीक है, स्टार्टिंग के ही कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपना जो प्राइस था वो 25% क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। हम रेशियो मेथड लगा देंगे, प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है, यानी 25% आपको पता है कितना होता है 1/4, यानी प्राइस हो गया है 4 से 5। अब क्या बोल रहा है कि कंजम्पशन को वो रिड्यूस करती है, कितना रिड्यूस करती है 25%। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इसमें 4/5 हो गया, ये तो प्राइस में मैंने लगा दिया, अभी मैं कंजम्पशन में और लगा रहा हूँ। कंजम्पशन 20% क्या किया है, कम किया है। 20% इज व्हाट 1/5, यानी 5 में 1 कम किया, यानी 5 से 4 कर दिया इसमें। तो देखो मैंने बोला था क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5, यानी कुछ नहीं रहा, 1 से 1 रहा है, ये कह सकता हूँ मैं, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, 0% आ जाएगा। ये हमसे सवाल में पूछा था कि क्या पूछा था
अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको सेम बनाए रखने के लिए वो 20% कम करती है, तो ओवरऑल प्राइस में क्या चेंज आया, तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है, सेम रहेगा एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स बेस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पे। सबसे पहले देखो, जो आपकी इनकम होती है ना, टोटल इनकम अलग होती है और नेट इनकम अलग होती है। टोटल इनकम क्या होती है, विदाउट टैक्स, जिसको आप ग्रॉस टोटल इनकम भी बोलते हो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अगर उसमें से मैं इनकम टैक्स माइनस कर दूं तो आपका नेट इनकम आता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, टोटल इनकम मतलब कुल आय, या इसको हम सकल आय भी बोल देते हैं, ठीक है, कुल आय या सकल आय, माइनस इनकम टैक्स माइनस करोगे तो नेट इनकम आ जाएगी। रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकलेगी, जितना इनकम टैक्स लगेगा वो डिवाइड बाय टोटल इनकम इन 200। कोई भी परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, किसी भी चीज के रेट निकालने का। रेट किसके निकाल रहे हैं, इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब ये वाले टोटल इनकम, ना कि नेट इनकम, मतलब नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, ये वाली इनकम, इसको हम ग्रॉस टोटल इनकम भी बोल देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे सवाल बनते हैं, वो देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, चेंज इन नेट इनकम एंड इनकम टैक्स विल बी सेम। इस लाइन का मतलब क्या है, चेंज इन नेट इनकम, यानी जो नेट इनकम में चेंज होगा वही क्या होगा, टैक्स में भी चेंज होगा। यानी मैं कह सकता हूँ नेट इनकम इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इनकम, टैक्स, नेट ऑफ इनकम एंड टैक्स, यानी रेट ऑफ इनकम भी कह सकता हूँ, इनकम टैक्स लिख दो। कैसे, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी लिया है, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आपको मैंने अभी बताया जस्ट ये वाली स्लाइड में, यहीं से ये उठा लूँ क्या, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुको जस्ट अ सेकेंड। ओके, इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। सपोज आपकी इनकम है कुछ भी मान लो, लेट से कि 300 रुपये, मैंने मान ली कि 300 रुपये आपके टोटल इनकम है, उसमें 100 रुपये आपका इनकम टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि आपकी जो नेट इनकम 300 में से 100 माइनस करे तो 200 रुपये रही। अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्या, चेंज इन नेट इनकम एंड इनकम टैक्स विल बी सेम। आपकी इनकम 300 रुपये थी पहले, अभी भी 300 रुपये ही है। अब आपको पता है हर साल तो जो फाइनेंस ईयर चेंज होता है तो रेट भी चेंज हो जाती है, स्लैब वगैरह रेट चेंज हो रहते हैं। वैसे तो जो इनकम टैक्स निकालते हैं वो स्लैब वाइज और वो सब निकलता है, पर यहाँ एक जनरल वो हम देख रहे हैं जिसपे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्या किया कि आपके टोटल इनकम तो सेम है, यानी पहले भी 300 रुपये थी, अभी भी 300 रुपये ही है, ठीक है। पहले आपका इनकम टैक्स 100 रुपये लगता था, अभी मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये और बढ़ गया इस पे इनकम टैक्स। क्या हुआ, 100 रुपये और इंक्रीज हो गया आपका इनकम टैक्स पहले से, ठीक है। यानी पहले 100 रुपये लगता था, अभी 200 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है, 200 रुपये। तो आपकी इनकम कितनी आएगी, 300 में से 200 आपने इनकम टैक्स दे दिया तो 100 रुपये आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, उसका मतलब क्या था, चेंज इन नेट इनकम। अगर मैं नेट इनकम में चेंज देख रहा हूं तो 200 से 100 हो गया, यानी 100 माइनस हुआ है, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ 100 लेस हुआ है, इधर लिखते हैं। यहां से यहाँ चेंज क्या हुआ है, 100 लेस हुआ है। 100 क्या हुआ है, लेस हुआ है, इसमें नेट इनकम में। नेट इनकम में जो चेंज हुआ है आपका 100 हुआ है, चेंज इन नेट इनकम एंड टैक्स विल बी सेम। और टैक्स में क्या हुआ है, 100 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, 100 का इंक्रीज हुआ है। तो वही चीज मैंने आपको बोली थी यहाँ पे कि नेट इनकम में जो चेंज होगा और जो इनकम टैक्स में चेंज होगा वो क्या होगा, ऑलवेज विल बी सेम। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ गया होगा। टोटल इनकम सेम है हमारी, पहले भी 300 थी, अभी भी 300 है। रेट बढ़ा दी, 100 रुपये बढ़ा दी। अगर रेट 100 रुपये बढ़ाई है तो ओवरऑल नेट इनकम भी आपकी 100 रुपये कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जब टोटल इनकम ही सेम है, सिर्फ रेट को बढ़ाया है, तो जितनी रेट बढ़ेगी नेट इनकम उतनी घट जाएगी। यानी चेंज इन नेट इनकम एंड इनकम टैक्स विल बी सेम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना वीडियो हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन मैंने उठाया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%। इनकम टैक्स की जो रेट है वो 19% बढ़ गई।
एंड नेट इनकम रिड्यूस बाय 1%, और नेट इनकम है 1% से घट गई, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी में भी पढ़ सकते हो, आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है और वास्तविक आय मतलब नेट इनकम 1% कम हो जाती है। तो अभी मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड में बताया है चेंज इन नेट इनकम, यानी नेट इनकम में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज क्या होगा, इनकम टैक्स या रेट ऑफ इनकम टैक्स में भी चेंज होगा। यानी मैं कह सकता हूँ, ये बोल रहा है आयकर की दर थी, जो रेट थी वो 90% से इंक्रीज हो गई, तो मैं कह सकता हूं इनकम टैक्स का 19% दिस इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, नेट इनकम 1% कम हो गई, यानी नेट इनकम का 1%। यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो नेट इनकम अपॉन इनकम टैक्स, ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 19/1। हमें चाहिए क्या, हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स चाहिए। मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इनकम टैक्स, या जिसको ROI लिख देता हूं, हालांकि ROI इनकम टैक्स की भाषा में रिटर्न ऑफ इनकम होता है, ठीक है। रिटर्न ऑफ इनकम को हम शॉर्ट में ROI बोलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं यही सब तो करते हैं दिन भर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो जाएगी, जितना इनकम टैक्स लगा वो डिवाइड बाई टोटल इनकम, टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई 100। अभी बताया था पिछली स्लाइड में फॉर्मूला, किधर बताया, यहाँ पे रेट ऑफ इनकम क्या आएगी, इनकम टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो इनकम टैक्स कितना है, इस केस में इनकम टैक्स है 1 यूनिट, दूसरे कलर से लिख देता हूँ 1 यूनिट इनकम टैक्स है। टोटल इनकम क्या होगी, टोटल इनकम मैंने आपको बताया था, टोटल इनकम इज व्हाट, टोटल इनकम होती है आपकी नेट इनकम। नेट इनकम, चलो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो लिखा ही है यहाँ इस स्लाइड में। नेट इनकम क्या होती है, नेट इनकम होती है टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, लेकिन टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम होती है आपकी नेट इनकम और इनकम टैक्स दोनों को मिला के। तो टोटल इनकम हो जाएगी 19 + 1 20, ऐसे लिख देता हूँ, चलो 19 + 1 यानी ये हो जाएगा 20, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा 20×5 100, यानी जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 5% आ जाएगी। ये 5% क्या है, ओवरऑल है, वैसे तो स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकलता है, बट ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इनकम टैक्स 5% आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और इस टाइप की वीडियोस बनाने में ना यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है, आपको पता है कि सारे कॉन्सेप्ट भी कवर करने हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और ये सब मुझे खुद को ही करना पड़ता है, इसलिए वीडियोज इतने आ नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश वही करूँगा कि हर एक वीकेंड में एक वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा ट्राई करता हूँ। चलो बाकी आप पढ़ते रहो, अगर सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन ये वाली जो सॉल्व PDF है ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया हुआ है। तो आप ज्वाइन करोगे यूट्यूब सेक्शन पे जाके, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ID यहाँ पे मेंशन है। एक ग्रुप मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है, क्रिएट कर दूंगा 1-2 दिन में, देन वहाँ पे मैं उन लोगों को PDF वगैरह प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम टाइम आएगा तो मैं वैसे भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, बट अभी के लिए नहीं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।